हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में आपका कवर करने वाले हैं बिजनेस मैथडोलॉजी जो आपका डीएससी सब्जेक्ट है। तो ये अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो लेक्चर, तो ऑफ कोर्स आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल की पोस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की पोस्ट सर्च कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिंक मांग लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब है कि जब कोई सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल या रिपीटेटिव प्रोसेस के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे कहते हैं रिसर्च। अब ये साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, एक के बाद एक स्टेप होते हैं। और आर्ट्स इसलिए है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मल डेफिनेशन लगाई है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। देन आ जाता है की कैरेक्टरिस्टिक। ये सिस्टमैटिक होता है, मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो किया जाता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। इम्पेरिकल मतलब ये ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पे बेस्ड होता है, अजम्पशंस पे नहीं बल्कि एविडेंस पे बेस्ड होता है। क्रिटिकल क्रिटिकल इसलिए क्योंकि इसका जो भी स्टेप होता है ना, उनको हम सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को, पैटर्न को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते तो फालतू में तो कर नहीं रहे होते, हमारा कोई एम तो होता ही है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रिसर्च यहाँ पे कर रहे होते हो तो आप पर्सनल बाइसनेस बिल्कुल नहीं रखते और बिल्कुल सही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे होते हो। रिप्लीकेबल मतलब ये रिपीटेटिव होता है और वेरीफाई किया जा सकता है, मतलब अगर कोई और सेम कंडीशंस लगा के वो चीज़ को वेरीफाई करना चाहे तो वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब हम रिसर्च को एज अ 3 डायमेंशन समझते हैं। पहला एज अ वे ऑफ थिंकिंग। हम रिसर्च को एज अ वे ऑफ थिंकिंग भी समझ सकते हैं कि दिमाग में आना, क्यूरियोसिटी जागना, स्कैप्टिस होना, क्वेश्चंस पूछना, जैसे कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, माइंडसेट पुश करना इनोवेशन का, वो होती है रिसर्च। ठीक है। अगर हम इसे एज अ प्रोसेस देखें तो ये स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस बनाते हैं, देन डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसके साथ साथ हम इसे एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी देख सकते हैं, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन, मैनेजमेंट या रिसर्च के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लिया जाता है और वो रिसर्च की हेल्प से लिया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस में डिसीजन ले रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। जैसे मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप उस प्रॉपर्टी के प्राइस के रिगार्डिंग रिसर्च करोगे, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सब रिसर्च करोगे। तो एज अ प्रोफेशन भी हम इसे देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमारा बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि रिसर्च बिजनेस में कैसे यूज़ होता है, तो हम स्पेसिफिकली बिजनेस रिसर्च सब्जेक्ट पढ़े तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। पहला मार्केट रिसर्च। देखो, कस्टमर के बिहेवियर को समझने में, उसकी नीड प्रेफरेंस को समझने में हम रिसर्च का यूज़ करते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं कि हम सर्वे यूज़ करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं ताकि हम समझ सकें। मैंने हर एक के बाद एग्जाम्पल अटैच करा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट लाना होता है तो हमें समझना तो पड़ता है ना कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, फीडबैक लेते हैं लोगों से टेस्ट करके कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया आपको पसंद आया नहीं, तभी तो आपको फ्री सैम्पल्स दिए जाते हैं। देन कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर ये सामान क्यों बाय कर रहा है, उसका बाइंग डिसीजन कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या क्या चीज़ें जो उसके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है रिसर्च में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम रिसर्च का यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है, मतलब टर्नओवर क्यों हो रहा है, और हमारी जो ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की वो कितनी इफेक्टिव है, इस चीज़ के लिए हम रिसर्च यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन। देखो, जितनी भी सप्लाई चेन के अंदर, सप्लाई चेन क्या होता है कि सामान कैसे आ रहा है प्रॉपर, वो सप्लाई चेन होती है। तो सप्लाई चेन में जितनी भी इनएफिशिएंसी या लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्यों ये चीज़ हो रही है और उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। देन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है कि आप कोई बड़ा सामान परचेस करने वाले होते हो तो उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है। या फिर आप रिस्क एनालाइज करते हो कि अगर मैं सामान लूँगा तो फ्यूचर में मुझे कितना रिस्क रहेगा, मार्केट को फोरकास्ट करते हो, ये सब आता है रिसर्च इन अ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। देखो, अब आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके अपना एडवर्टाइजमेंट तो करा लिया, बट उसको मीज़र भी तो करना होता है ना कि आपने जो चैनल सेलेक्ट करे हैं वो सही है या नहीं, आपने जो मैसेज दिया है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो उसमें हम रिसर्च यूज़ करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। देखो, अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है किसी भी कंपनी के थ्रू, तो ऐसे तो है नहीं हवा में ले लिया जाएगा, पहले वो कुछ इनसाइट्स देखेंगे। इनसाइट्स मतलब
कि पहले क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं पहले देखूंगी कि अभी मेरे पुराने प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सारे बेसिस पे हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर किसी को मर्ज करना होता है, दो कंपनी साथ में मर्ज हो रही होती है, तो पहले आप ये तो देखोगे ना सामने वाली कंपनी अच्छी है या नहीं है, ऐसी जाके मर्ज हो जाओगे, तो वहाँ पे भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस के अलावा ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सोशल साइंस में, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ये नॉर्मल आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। देन इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च की, कि अनसर्टिनिटी रिड्यूस कर देती है। आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, तो आप हवा में कोई डिसीजन नहीं लेते। आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें हम रिसर्च करके फोरकास्ट कर लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं कि एक बना लेते हैं कि हाँ ऐसे चीज़ें हो सकती है, तो चीज़ें प्रिडिक्ट करके हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट, इनोवेशन प्रोडक्ट लाने में या किसी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाने में रिसर्च हेल्प करती है। कंपटीशन को कम करने में, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करने में भी हमें रिसर्च हेल्प करती है। और क्योंकि ये एविडेंस प्रोवाइड करती है, तो बिजनेसेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमें जस्टिफिकेशन ज़्यादा देना नहीं पड़ता, क्योंकि हम जितनी भी रिसर्च करते हैं उसकी हेल्प से ही हम डिसीजन लेते हैं। देन ये डिफरेंस दे रखा है अकेडमिक और प्रैक्टिकल रिसर्च के बीच में, ये नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन अ बिजनेस, क्योंकि आप लोगों का थ्योरी पेपर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च थे ना बिजनेस में, उन्हें और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में निकाल के रखा है। आप बिल्कुल सिंपल है, जो ऊपर समझाया ना वही चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप यहाँ जब मैं से नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो नोट्स रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम कंटेंट आपके पास होता है और आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। जस्ट फॉर दैट मैंने ये सब लिखा है। अब आ जाता है टाइप ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च डिफरेंट तरह की होती है, किस पर्पस के लिए हमने करी है, किस टाइम फ्रेम में करी है, कैसा डेटा कलेक्ट करा है, इस बेसिस पर रिसर्च कई तरह की होती है। तो अब लिख लेते हैं कौन कौन सी रिसर्च हमारे पास है। सबसे पहले है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम ह्यूमन बिहेवियर को, उसके ह्यूमंस के एटीट्यूड को, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ नॉन न्यूमेरिकल डेटा को समझने की कोशिश करते हैं वर्ड, इमेज और ऑब्जर्वेशन के हेल्प से। ये एकदम सब्जेक्टिव होती है, और यहाँ पे डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ना, ओपन एंड कलेक्ट किया जाता है, मतलब इंटरव्यू के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, और इससे हम बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं किसी भी सोशल या साइकोलॉजिकल फिनोमिना की। यहाँ पे मैंने एग्जांपल अटैच किया, आप देख सकते हैं। देन आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च नाम ही बता रहा है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे कोई भी पैटर्न या ट्रेंड हम निकालते हैं, कोई भी रिलेशनशिप निकालते हैं। जनरली हम यहाँ पे स्टैटिकल टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने तो पढ़ा ही है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितने सारे स्टैटिकल टूल्स हम यूज़ करते थे, तो वो वही सेम था। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब टू द पॉइंट, कोई बाइसनेस नहीं होती है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर टूल यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर, स्टैटिकल टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, और इसे हम ये जो रिसर्च आती है, इसे ग्राफ, टेबल या चार्ट के फॉर्म में हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। देन आ जाती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, जब हम सेम सब्जेक्ट पे या सेम चीज़ पे बहुत टाइम तक काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर कोई ट्रेंड डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे फोकस जो करा जाता है चेंज ओवर द टाइम, मतलब आज से लेके 15 साल में क्या चेंज आ रहा है उस पर फोकस किया जाता है, चेंज पे फोकस किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंट होता है। देखो इसे एग्जाम्पल से समझो कि हमने ना 100 MBA ग्रेजुएट्स जो थे, MBA करके जो लोग ग्रेजुएट हुए थे, उन्हें फॉलो किया और देखा कि 10 साल में वो कितना कुछ अचीव कर पाते हैं, अपनी डिग्री की वजह से कितना अर्न कर पाते हैं। तो यहाँ क्या है कि हम लॉन्ग टाइम तक चेंज देख रहे हैं। देन आ जाता है हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी फिनोमिना को, किसी भी चीज़ को देखते हैं, मतलब बस उस टाइम पे क्या चीज़ हो रही है। वहाँ पे क्या था कि पूरा टाइम, लॉन्ग टाइम तक देख रहे थे, यहाँ क्या बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे देख रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी ने सर्वे करना था कि एम्प्लॉय कितने जॉब सेटिस्फेक्शन है ड्यूरिंग अ सिंगल मंथ, मतलब सेम टाइम पे, बस एक छोटे से टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाई हैं। देन फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई नई थ्योरी, बिल्कुल बेसिक से कोई नई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो करी जाती है रिसर्च, वो क्यूरियोसिटी और डिज़ायर टू एक्सपेंड द अंडरस्टैंडिंग की वजह से की जाती है। ये थ्योरेटिकल होती है नेचर में, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारी एकेडमिक नॉलेज में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि एक रिसर्चर ने एक्सप्लोर करना था साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉमर्शियल एम, मतलब कोई कॉमर्शियल एम नहीं था कि कोई पैसे मेरे को मिलेंगे या कुछ होगा, बस डायरेक्टली बस अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से देखना था कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है ह्यूमन के मोटिवेशन के। देन आ जाता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का एम होता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना,
कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ताकि अच्छे से हम डिसीजन ले पाएँ। ये प्रॉब्लम फोकस होती है। इसका एम होता है कि नॉलेज को अप्लाई करके कोई सॉल्यूशन डेवलप करना। जैसे कि कंपनी जो है वो नई एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रही है कि किस तरीके से वो सेल इंक्रीज कर सकती है, और इसके लिए वो रिसर्च लगा रही है, अप्लाइड रिसर्च लगा रही है। देन कॉन्सेप्शनल रिसर्च। कॉन्सेप्शनल रिसर्च का एम होता है किसी आइडिया या थ्योरी को निकालना। इसमें कोई भी इंपेरिकल डेटा का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, कोई भी एविडेंस प्रॉपर, जैसे कोई फैक्ट वगैरह नहीं होता। बस ये एनालाइज करता है किसी कॉन्सेप्ट को, और लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई इंपेरिकल डेटा नहीं होता। इसमें री एग्जामिन, मतलब जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, ऑलरेडी बनी हुई थ्योरीज है, बस उन्हें री एग्जामिन किया जाता है। और ये यूजफुल होता है फिलोसफी, मैनेजमेंट थ्योरी और लिटरेचर के लिए। जैसे कि एक स्कॉलर था, पेपर लिख रहा है वो, और उसका पेपर क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप है उसे रीडिफाइन कर रहा है। पेपर लिख रहा है कि किस तरीके से वो रीडिफाइन कर सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप को डिजिटल एरा में, सर्वे को कंडक्ट करे बगैर। मतलब उसने कोई स्पेसिफिकली सर्वे जाके कंडक्ट नहीं किया, कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, बस नॉर्मली उसने चीज़ें पढ़ी, देखी और लिख दिया। देन आ जाता है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है कि हम रियल वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, और फिर देखते हैं। मतलब ये ऊपर वाली रिसर्च का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करा जाता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट है, वो टेस्ट कर रहे हैं ड्रग का इफेक्ट पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल की हेल्प से, और फिर एम्पेरिकल रिसर्च इसे ही कहते हैं। देन करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। अब एक अच्छी रिसर्च की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, देखो यहाँ पे मैंने लगभग 11 से 12 करेक्टरिस्टिक आपको प्रोवाइड करी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये पूरी याद कर लो, जितनी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से वो आप याद कर लेना। मैं यहाँ 5 से 6 करेक्टरिस्टिक आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बाकी करेक्टरिस्टिक काफ़ी सिंपल है। पहला, क्लियर पर्पस और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। आपकी क्या रिसर्च आप करने वाले हो, क्यों कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है क्यों कर रहे हो, वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हो, तो क्या ही फायदा है ऐसी रिसर्च का, क्या रिजल्ट निकालोगे तुम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर मेरा एम है कि मैं एनालाइज करना चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉय इतना ज़्यादा क्यों छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस को, कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों इतना बढ़ रहा है। अब कई सारे रीज़न हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं, लीडरशिप इशू हो सकते हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो मेरा एम तो क्लियर है ना कि मुझे देखना है एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जाना है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। गुड रिसर्च के अंदर लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, लिटरेचर रिव्यू करे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी, रिसर्च डिजाइनिंग, ये सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड वे में हमारी रिसर्च चल रही होती है। दूसरा, एम्पेरिकल एंड एविडेंस बेस्ड। अब हमारी रिसर्च ना हवा में नहीं होनी चाहिए कि बस हमने ऐसी किसी के मुंह से बात सुन ली, मीडिया में बात सुन ली, सोशल मीडिया पे बात सुन ली, वो नहीं होता। ऑब्जर्वेबल, वेरीफाई और मीजरेबल एविडेंस होने चाहिए हमारी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए। जैसे रादर देन एज्यूमिंग कि कस्टमर प्रीफर प्रोडक्ट ए ओवर बी, गुड रिसर्चर वुड कंडक्ट अ सर्वे और एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट द क्लेम। मैंने बस नॉर्मल ये कहने की जगह कि एक जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट ए को परचेस करेगा, बी को नहीं, इसकी जगह मेरे को क्या करना होगा कि सर्वे करना होगा, देखना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं ये कह सकती हूँ। देन रिप्लिकेट एंड वेरिफिलिटी, मतलब रिप्लिकेटी एंड वेरीफेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई और भी उस रिसर्च को कॉपी कर रहा है ना, मतलब आपकी रिसर्च जो आपने कह दिया कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है, अगर वो कोई और कर रहा है और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो सेम ही काम कर, सेम ही उसके पास भी रिजल्ट आएगा जो आपके पास आया। देन ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप अगर कोई गुड रिसर्च होती है ना, तो उसमें बाइजनेस नहीं होती कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल अपने इमोशंस को साइड रख के आप रिसर्च करते हो। देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि कितने अच्छे से रिसर्च को मीजर किया जा सकता है, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट होगा ना वो कंसिस्टेंट होगा और स्टेबल होगा ओवर अ टाइम, मतलब बार बार उसका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। अगर आज मैंने कोई अपना रिसर्च करके कोई थ्योरी बनाई है, तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं, ओवर द टाइम वो सेम ही रहने वाला है, तो दैट इज रिलायबिलिटी। देन एथिकल कंडक्ट। एथिक्स का मतलब देखो, अब आप अच्छी रिसर्च कर रहे हो तो उसमें एथिक्स फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी की प्राइवेसी हैम्पर नहीं करोगे, इंश्योर करोगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है वो किसी के कंसेंट से ही ली है, फालतू में किसी का डेटा नहीं चुराया है, और आपने कोई भी फॉल्स डेटा नहीं लगाया। अब इसमें बाकी के ये सारी पॉइंट्स दे रखे हैं, आप रोक के पढ़ लीजिएगा क्योंकि 11 से 12 पॉइंट है।
आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारा डेटा। देन स्टेप टू द रिसर्च प्रोसेस। अब रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या स्टेप है? सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग क्लैरिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आपको ये देखना है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि किस प्रॉब्लम या किस इशू को या किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप रिसर्च करने वाले हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप गैप एनालाइज करते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कहाँ गैप हो रहा है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डेवलप करते हो स्टेक होल्डर के साथ, और प्रिलिमिनरी लिटरेचर्स को रिव्यू करते हो। जैसे कि researcher problem could be defined कि what are the factor influencing customer attribute to our service division। then आप उससे related रिव्यू लिटरेचर्स को रिव्यू करते हो। मतलब जैसे मान लो मेरे को किसी फाइनेंस के टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो मैं उस फाइनेंस के टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं या जितनी भी बुक्स वगैरह मुझे अवेलेबल होगी, मैं वो पढ़ूंगी। मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपना बिल्ड करूंगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आप प्रीवियस फाइंडिंग्स को पढ़ते हो, देन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हो, हाइपोथेसिस उसकी देखते हो, देन आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। अब इस स्टेज पे रिसर्चर क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर पाता है कि क्या वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या हाइपोथेसिस वो यूज़ कर रहा है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, क्या क्या अजम्पशंस वो यूज़ कर रहा हो अपने जैसे रिलेशनशिप्स डिफाइन करने के वेरिएबल्स के बीच में। हाइपोथेसिस आपकी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, रैशनल, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकती है। देन रिसर्च डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, पूरा अपनी स्टडी आप कैसे करने वाले हो उसका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हो। कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, मीज़र कैसे करोगे, डेटा को कैसे एनालाइज करोगे। अब रिसर्च डिज़ाइन जैसे होता है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शन। आगे जैसे जैसे आप यूनिट्स पढ़ोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें अभी यूनिट्स में आएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या होता है कि हम एक छोटा सबसेट ले लेते हैं पूरे पॉपुलेशन का, ताकि हम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर पाएँ पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। अब इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी लेते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके मेथड्स होते हैं, ये भी आगे पढ़ोगे। जैसे कंपनी ने क्या किया, 10,000 के डेटाबेस में से कोई रैंडमली 200 कस्टमर ले लिए ताकि वो अपनी स्टडी कर सके, दैट इज सैम्पलिंग। फिर डेटा कलेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, आप वेरियस सोर्सेज से और बल्कि रिलीवेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन करते हो और ऑब्जेक्टिव भी देखते हो। अब डेटा आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है कि आपने खुद कलेक्ट किया है, फर्स्ट हैंड डेटा है। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है कि ऑलरेडी पब्लिश था और आपने वहाँ से उठा लिया, जैसे जो नीति आयोग वगैरह डेटा पब्लिश करता है, आपने वो ले लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा का प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। आपने डेटा लिया है, उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी होंगी, कुछ कुछ मिसिंग होगा। ठीक है, उसको ठीक करना, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने में हम क्या कहते हैं, डेटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मतलब एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट करना फॉर एनालाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है कि डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो डेटा कलेक्ट किया था ना, उसको एनालाइज किया जाता है वेरियस स्टैटिकल एंड क्वालिटेटिव मेथड्स की हेल्प से, ताकि हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके या रिलेशन या ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। जैसे क्वालिटेटिव एनालाइज क्या होता है कि आप मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते हो, टी टेस्ट वगैरह कर लेते हो। क्वालिटेटिव में क्या होता है, थीमेटिक, कांस्टेंट, नरेटिव कर लेते हो। ठीक है, देन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जो फॉर्मुलेट करी है, उन्हें टेस्ट करते हैं कि क्या वो सच में सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, आप सब पढ़ोगे आगे यूनिट्स में, सब है, ये सब हम यूज़ करते हैं। देन रिपोर्ट राइटिंग, लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने अभी तक रिसर्च करी थी, हम उसे एक पेपर पे, 2 पेपर पे, 3 पेपर पे, 15 पेपर पे लिख देते हैं। एंटायर रिसर्च को हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ओके, गुड रिसर्च के अंदर अच्छे से टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिटरेचर, ये कंटेंट थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा निकाला है ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। देन आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च से रिलेटेड जो कि आपके सिलेबस में है। पहला कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शन, वेरिएबल, प्रोपोर्शन एंड हाइपोथेसिस। एक एक करके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक आइडिया, एक एक्सट्रैप्शन जो स्पेसिफिक इंस्टेंस, मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल से या स्पेसिफिक किसी ऑब्जर्वेशन से आपने डराइव किया होता है। कॉन्सेप्ट मेंटल या इमेज या फिर कोई आइडिया होती है और ये क्लैरिफाई करती है किसी भी एम्पेरिकल डेटा को, जैसे कि लीडरशिप, मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। आप इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, दे आर द कॉन्सेप्ट। देन आ जाता है कॉन्स्ट्रक्चर। कॉन्स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप डेलिबरेटली किसी कॉन्सेप्ट को इन्वेंट कर रहे हो ताकि आप साइंटिफिक स्टडी डिफाइन कर सको, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। इन्हें आप डायरेक्टली ना तो ऑब्जर्व कर सकते हो, बट सिर्फ मीजर करा जा सकता है मल्टीपल इंडिकेटर्स की हेल्प से। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया 2 लाइन का, वो पढ़ लेना।
यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कंस्ट्रक्टेड है क्योंकि आप इसे मीजर कर सकते हो किसी इंडिकेटर्स की हेल्प से, जैसे पे की हेल्प से, वर्क की हेल्प से, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की हेल्प से। इसको आप ऐसे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, बट यू कैन मीजर इट। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, हर एक के लिए अलग अलग है, और फिर उसको आप मीजर करना चाहते हो। देन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई करेक्टरिस्टिक या नंबर जिसे मीजर किया जा सकता है और उसे वैल्यू में क्वांटिफाई किया जा सकता है, मतलब न्यूमेरिकल टर्म में जिसे लिखा जा सकता है और जो चेंज होता रहता है ओवर अ टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो आउटकम, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स के आउटकम्स आते हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक्सट्रोनस जो कंट्रोल नहीं हो सकते, वो अनइंटेंशनली रिजल्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सबके दिए हैं। देन आ जाता है प्रपोजिशन। प्रोपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का। बट ये प्रपोजिशन कोई भी एम्पेरिकल पे बेस नहीं होता, मतलब किसी डेटा पे बेस नहीं होता ये कि हाँ कोई टेस्टेड डेटा है उस पर प्रपोजिशन बेस्ड है, नहीं, बस एक थ्योरेटिकल लिंकेज बताता है रिसर्चर फ्रेमवर्क और थ्योरी के बीच में। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये लॉजिकल और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं बस। ये हाइपोथेसिस डेवलप करने में हेल्प करते हैं और ये क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, इन्हें आप मीजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने नॉर्मल बोल दिया कि हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी, इसका कोई मैंने डेटा वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। देन आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि टेस्टेबल स्टेटमेंट होते हैं ये, जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, और ये भी रिलेशनशिप ही डिफाइन करते हैं। ऊपर वाले में क्या था कि वो रिलेशनशिप तो डिफाइन कर रहा था बट हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं टू या मोर वेरिएबल के बीच में, और इसे हम टेस्ट कर सकते हैं अपने डेटा के बेसिस पे। इसकी करेक्टरिस्टिक है कि हाइपोथेसिस स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, रिलेशनल डिफाइन करते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे मैंने दे दिया है इनका एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। दिन आ जाता है थ्योरी एंड मॉडल एंड द बिजनेस रिसर्च। थ्योरी क्या होती है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, प्रपोर्शन, जो एक्सप्लेन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी फिनोमिना को या किसी भी रिलेशनशिप को। जैसे कि आपकी मेस्लो हायरार्की थ्योरी है, और बहुत सारी थ्योरी है, साइंस वालों के लिए अलग अलग थ्योरी होंगी, तो वही होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, आप इसे याद कर सकते हो। इसे ऐसे कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं, इसे समझाने की कोई ज़रूरत है। यहाँ पे एक और मैंने एक डेफिनेशन अटैच की है जो बहुत ही सिस्टमैटिक है, आप देख सकते हो। थ्योरीज जो होते हैं ना वो गैसेस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैंने गैस कर दिया और मैंने उसे बोल दिया थ्योरी, नहीं, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी होंगी, कोई एम्पेरिकल एविडेंस देखा होगा, फैक्ट देखा होगा, उसके बाद मैंने वो थ्योरी डिफाइन करी होगी, जैसे मेस्लो हायरार्की ऑफ द नीड थ्योरी। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है, जनरलाइजेशन होता है, और एम्पेरिकल बेस, मतलब डेटा इसके पीछे सपोर्ट में होता है। ठीक है, अब थ्योरी का रोल क्या है रिसर्च के अंदर, कि थ्योरी हमें गाइडिंग रोल प्ले करती है। कैसे, क्योंकि फोकस करती है रिसर्च के की वेरिएबल्स पे, हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करती है, फ्रेमवर्क डिज़ाइन करती है, और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी रिसर्च की इन्हांस करती है। देन आता है व्हाट इज मॉडल। मॉडल क्या होता है, किसी भी रियलिटी का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन मॉडल कहलाता है। कुछ भी रियल में हो रहा है उसको आपने सिंप्लीफाइडली रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज मॉडल। ये इलस्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल इंटरैक्ट करते हैं एक साथ। रिसर्च मॉडल में देखो तो रिसर्च मॉडल विजुलाइज करता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, हाइपोथेसिस टेस्ट करता है और एक्सप्लेन करता है प्रोसेस। मॉडल की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है आपको। मॉडल का फंक्शन क्या होता है, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, ये सिंप्लीफाई करता है और डिस्क्राइब करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ये किसी भी थ्योरी को एक्सटेंड करता है, मतलब कोई थ्योरी ऑलरेडी थी तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी। टेस्ट सिनेरियो और हाइपोथेसिस विदाउट अल्टरिंग रियल वर्ल्ड सिस्टम, मतलब ये हाइपोथेसिस बनाता है, रियल वर्ल्ड सिस्टम को हटाए बगैर नई नई हाइपोथेसिस डिज़ाइन करता है, और ये प्रिडिक्शन भी जनरेट करता है। बिजनेस के मॉडल में तो नॉर्मल यही है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाली थ्योरी, जो आपको पता है मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला मॉडल, अगर आपको पता होगा तो। यहाँ पे मैंने इनका डिफरेंस दे रखा है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, आप रोक के पढ़ लेना। देन थ्योरी और बिजनेस, इसका यूज़ क्या होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस डेवलप करती है, मॉडल क्या करते हैं, उन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल दे रखा है। अब आ जाता है हमारा लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं और लिटरेचर को रिव्यू कैसे करते हैं। तो देखो, लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि एक अच्छा सर्वे बनाने के लिए आपको
एग्जिस्टिंग रिसर्च जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, मान लो मैंने किसी फाइनेंस, मैंने सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है मैं उन सबको रिव्यू करूँगी, उन सबको पढ़ूंगी। यही होता है लिटरेचर रिव्यू, कि जो भी उसके रिगार्डिंग डेटा है आप वो पढ़ रहे हो, बैकग्राउंड समझूंगी, नॉलेज में गैप कहाँ आ रही है वो समझूंगी, और जस्टिफाई करूँगी कि मुझे नई रिसर्च की ज़रूरत क्यों है। अब ऑलरेडी इतनी रिसर्च हो रखी है, इतना डेटा अवेलेबल है, तो नई रिसर्च करनी क्यों, वो भी तो जस्टिफाई करना होता है ना, तो वो किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि कॉन्टेक्चुअलाइज करना रिसर्च को, मतलब अकेडमिक कॉन्वर्सेशन को ब्रॉडर टर्म में समझना, आइडेंटिफाई करना कि कहीं पर रिसर्च गैप आ रहा है या नहीं, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो अब तक किसी ने जिसने उस पर रिसर्च नहीं करी है, कोई भी अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया है या नहीं। डुप्लीकेशन को अवॉइड करना, देखो अगर ऑलरेडी उस चीज़ पर रिसर्च हो रखी है और मैं उस पर रिसर्च करने लग जाऊँ तो दिक्कत है, तो डुप्लीकेशन प्रिवेंट करना। मैथडोलॉजी देखना, देखो अगर मैं ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग रिसर्च करे हुए पेपर्स पढ़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल, टेक्निक कौन सी है जो अर्लियर स्टडी में यूज़ की है, और ये थियोरटिकल फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है। देन आते हैं कि कैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। फिर रिलीवेंट सोर्स ढूंढो, बुक, प्रीव्यू, जो भी सारी चीज़ें सोर्स ढूंढो। फिर उन सोर्स को देखो कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्रेडिबिलिटी मतलब कि वो सही है भी या नहीं, विश्वास कर सकते हो आप उन पे या नहीं, क्रेडिबिलिटी देखो। फिर उन्हें सिस्टमैटिक और थॉटिकल या कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में उन रिसर्च को, फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करो, और फिर उनके बीच का रिलेशनशिप, कॉन्ट्राडिक्ट और गैप जो है वो हाईलाइट करो। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, रोक के पढ़ लेना। अब फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, अब हम रिसर्च के क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। अब पहले समझते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी स्टडी का जो स्कोप है वो नैरो कर देते हैं। ये सूटेबल रिसर्च मेथड हमें प्रोवाइड करने में, सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। रिलीवेंट वेरिएबल्स हमें डिटरमाइन करने में कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें लेने चाहिए इसको रिसर्च करते हो वो डिफाइन करते हैं, और गाइड करते हैं डेटा कलेक्ट करने में और एनालाइज करने में। गुड क्वेश्चंस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है। पहला, वो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि सामने वाला देख के समझ जाए। फोकस्ड, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया आपके एग्जाम में, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बिजनेस मैथडोलॉजी, डिफाइन बिजनेस मैथडोलॉजी एंड एक्सप्लेन उसका पूरा स्कोप, जैसे पूरा का पूरा स्कोप है। अब इतने सारे टर्म में रिसर्च मैथडोलॉजी यूज होता है और तुम्हें कुछ नंबर नहीं डिफाइन करे, सॉरी, तुम्हें कुछ नंबर नहीं डिफाइन करे कि 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, तो कितना बड़ा स्कोप हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए ना जो टू द पॉइंट होने चाहिए और आप नैरोली उनका आंसर कर सको। रिसर्चेबल मतलब उन पे इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। सिग्निफिकेंट मतलब वो नई नॉलेज या प्रैक्टिकल वैल्यू में आपकी हेल्प करना चाहिए। एथिकल, किसी भी पार्टिसिपेंट को हार्म ना करे, किसी के राइट वॉलेट ना करे। देन एग्जाम्पल्स क्या है इसके, कितने तरह के रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव होते हैं जहाँ पे हम कॉमन रीजन लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कॉमन, जहाँ पे कोई हम एक प्रॉपर किसी चीज़ का आंसर दे रहे होते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर इन अ स्टार्टअप। कंपैरेटिव, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, जैसे हाउ डज रिमोट वर्क कंपेयर टू ऑफिस वर्क इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैजुअल मतलब नॉर्मल एक्सप्लेन करते हैं, जैसे डज एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंप्रूव द सेल परफॉर्मेंस। एक्सप्लोरेटरी, हम किसी फैक्ट फिगर को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर ट्रस्ट इन AI पावर्ड सर्विसेज। देन यूजिंग अ लिटरेचर रिव्यू टू बिल्ड द रिसर्च क्वेश्चन। अब हम लिटरेचर रिव्यू का कैसे यूज़ करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को बिल्डअप करने में। हम एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को देखते हैं, फिर गैप आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग फिर रिसर्च क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्रोसेस का पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे मैंने पढ़ना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वो कैसे हो रहा है, कस्टमर कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगी, पास स्टडी पढ़ूंगी कि डिलीवरी स्पीड क्या रही, कस्टमर की सर्विस क्या रही, वेबसाइट की यूजिबिलिटी क्या रही, वो सब पढ़ूंगी। फिर मैं देखूंगी कि गैप कहाँ आया, किस चीज़ पर लिमिटेड रिसर्च की गई। तो लिमिटेड रिसर्च की गई ऑन इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऐप इंटरफेस ऑन सेटिस्फेक्शन। अब तक ये नहीं देखा गया कि मोबाइल का जो इंटरफेस था, मतलब जो ऐप का इंटरफेस था वो कितना अच्छा था, उससे कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं। अब मैं रिसर्च क्वेश्चन बना सकती हूँ कैसे, अब मैं देखूंगी कि हाउ डज द यूजिबिलिटी ऑफ मोबाइल ऐप अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही मतलब एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। अगर तुमने नहीं समझ आया तो पीछे जाके दोबारा रिवाइंड करके देख लो, बिकॉज इससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, द फिलॉसफी ऑफ द रिसर्च इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोच।
तो अब हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी वो बिलीव या अजम्पशन होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमें डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसे कैसे एनालाइज करना है और इंटरप्रेट कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर रिसर्च फिलॉसफीज हमें पढ़नी है। पहली है पॉजिटिज्म। पॉजिटिविज्म ये कहता है कि जो भी रियलिटी है ना वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम उसे मीज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड्स पे एम्फसाइज करता है। इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, ठीक है। देन आ जाते हैं इसके की फीचर्स। तो रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। इनका मानना है कि ह्यूमन का परसेप्शन कोई मैटर नहीं करता, रियलिटी उससे बहुत अलग है, इंडिपेंडेंट है। रिसर्चर आर डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। और ये मानता है कि जो रिसर्चर है ना उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वो थॉट रखते हैं, बिल्कुल बाइस नहीं होते। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज़ किए जाते हैं जैसे सर्वे, एक्सपेरिमेंट या स्टैटिक्स। इसका एम होता है कि जनरलाइजेशन करना और रिप्लिकेट करना। जैसे स्टडी की जा रही है स्ट्रक्चर्ड सर्वे की, ताकि हम एनालाइज कर सके कंज्यूमर की प्रीफरेंस अक्रॉस द डेमोग्राफिक्स। देन नेक्स्ट हमारी थ्योरी है इम्परेटिव। ये कहती है कि रियलिटी जो है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब लोगों ने ही रियलिटी बनाई है, लोगों के परसेप्शन के बगैर, ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस के बगैर रियलिटी है ही नहीं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च पे ज़्यादा मतलब एम्फसाइज करती है। इसकी जो डेफिनेशन वो है कि सोशल वर्ड इज क्रिएटेड एंड इंटरप्रेटेड सब्जेक्टिवली बाय द पीपल। इसका कहना है कि लोग जो हैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको वर्ड्स में लिखते हैं, उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, और इस मीनिंग को समझना, उनके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, यही हमारी रिसर्च है। ये फोकस करती है अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन के एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट की, किस एक्सपीरियंस में, क्या कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें रही। रिसर्च जो है इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहती है, मतलब डेटा कम रहता है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहती है। यहाँ पे इंटरव्यू, केस स्टडी ली जाती है, ठीक है। रियलिज्म जो है ना वो बीच में आती है, ये ब्रिज करती है गैप बिटवीन पॉजिटिज्म एंड इंटरप्रिटिज्म। ये बिलीव करती है कि रियलिटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट करती है, बट इंडिविजुअल के द्वारा इंडिविजुअली इंटरप्रेट की जाती है। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को समझ रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरे सामने एक बॉटल रखी है, ठीक है, उसमें पानी आधा भरा है और आधा खाली है। सिंपल बात है कि बहुत नॉर्मल सा फैक्ट है कि बॉटल रखी है उसमें पानी भरा हुआ है, बट मैं जो उसे समझ रही हूँ वो अलग तरीके से समझ रही हूँ कि जी आधा ग्लास खाली है। आप जो समझ रहे हो आप पॉजिटिव तरीके से समझ रहे हो कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो वो यही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट तो रहती है रियलिटी, बट ये इंटरप्रेट करी जाती है डिफरेंट बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये वाली थ्योरी एक्सेप्ट करती है बोथ द ऑब्जर्वेबल डेटा एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, और ये रिकोनाइज करती है मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स को और माइक्रो लेवल परसेप्शंस को, कि इकोनॉमी पॉलिसी मतलब मैक्रो लेवल के स्ट्रक्चर्स, अगर आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझ आ रहा होगा इसे, और माइक्रो परसेप्शंस का मतलब इंडिविजुअल का परसेप्शन। देन हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोच। देखो दो अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से बिगिन करते हैं, फिर उसे ब्रॉडर और जनरलाइज टर्म में देखते हैं। यहाँ पे हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं कि पहले हम स्पेसिफिक पैटर्न देख लेंगे, फिर उसमें रिलेशनशिप या ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और फिर थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हाई स्टाफ टर्नओवर हो रहा है बहुत सारे स्टार्टअप में, फिर मैंने एक थ्योरी डेवलप की अबाउट द रोल ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन अ रिटेंशन, कि क्या रोल होता है लीडरशिप स्टाइल का रिटेंशन में। तो मैंने यहाँ एक तिनके से शुरुआत की और मैंने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। दिस इज कॉल्ड हमारी इंडक्टिव थ्योरी। अब आ जाते हैं इसकी बिल्कुल उल्टी डिडक्टिव थ्योरी, टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग थ्योरी या हाइपोथेसिस उठाते हैं और उन्हें डेटा के साथ टेस्ट करते हैं कि क्या वो रियलिटी में सही है या नहीं। ये थ्योरी बिगिन होती है एक थ्योरी के साथ ही, फिर हम टेस्टेबल हाइपोथेसिस देखते हैं और उसके बाद डेटा कलेक्ट करके देखते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मान लो मेरे एग्जांपल इसका है कि मैंने एक हाइपोथेसिस ले ली कि जो रिमोट वर्क ऑप्शन है वो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब मैं बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करूँगी और चेक करूँगी कि क्या ऐसा सच में है, और फिर देखूँगी कि मुझे इस वाले ऑप्शन को, मतलब इस वाली हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस दे रखी है, यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस, इसका कंपैरिजन प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए, यूनिट नंबर 2 ऑफ द बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग एंड की करेक्टरिस्टिक। देखो रिसर्च डिज़ाइन जो है
वो ओवरऑल ब्लूप्रिंट या प्लान हमें बताता है कि किस तरीके से हमें अपनी स्टडी जो है वो करनी है। रिसर्च स्टडी क्या कैसे करनी है, मतलब कहाँ से शुरू करती है, किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, और कितने टाइम में और रिसोर्सेज के साथ हमें वो स्टडी कंप्लीट कर देनी है। तो पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है कैसे वो होगा, स्ट्रक्चर गाइड ये हमें प्रोवाइड करता है। अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि अगर हमारे पास ढंग का ये स्ट्रक्चर्ड होगा ना तो हम बहुत ही एफिशिएंसी से विदाउट कोई रिसोर्सेज वेस्ट किए अब बहुत अच्छे से अपनी जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब हम जो भी रिसर्च कर रहे होंगे ना वो बिल्कुल बाइजनेस के बगैर होगी, कोई उसमें एरर नहीं आएगी। और क्रेडिबिलिटी मतलब लोग उस पर विश्वास करेंगे कि वो रिसर्च बढ़िया है, और अगर कोई और उसको उस रिसर्च को करता है, मतलब रिप्लीकेट करता है, तो उसे भी सेम फाइंडिंग्स मिलेंगी। और एथिक्स के साथ हम ये रिसर्च कर रहे होंगे। अब कोर करेक्टरिस्टिक क्या है गुड रिसर्च डिज़ाइन की? सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन सा क्वेश्चन, रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, कौन सी हाइपोथेसिस होंगी, वो सब हमें बहुत दिमाग में क्लियर रहता है, पर्पस बहुत क्लियर रहता है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडोप्टेबिलिटी। ये हमारा जो प्लान होता है ना इसमें, क्योंकि हम ये प्लान पहले से बना रहे होते हैं, तो अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग या एक्सेस इश्यूज हमें इस प्लान में मिलता है ना तो हम वो यहीं पे ठीक कर लेते हैं। हमारा कोई भी जो सेंसिबल एडजस्टमेंट है वो यहीं पर हो जाता है, तो बाद में हमारी रिसर्च बहुत ही अच्छी होती है। तीसरा होता है मिनिमाइज बाइजनेस, क्योंकि हम जो है यहाँ पे सैम्पल वगैरह, सैम्पल मेजरमेंट और एनालिटिक्स को हम यहीं पे चूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे हमारी जो बाइजनेस है कि हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी और फिजिबिलिटी, जब हम पूरा प्लान बना रहे होते हैं तो हमें ये भी पता है कि हमारे पास कितना बजट है, कितना टाइम है, तो हम उसके हिसाब से ही अपना प्लान बनाएंगे। तो हम विद प्रैक्टिकलिटी अपनी रिसर्च पूरी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले से प्लान नहीं बनाया और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो हम रिसर्च कभी पूरी ही नहीं कर पाएंगे। देन एथिकल गाइड, एथिक्स की बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। एथिक्स जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट, इन सब का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक्यूरेट मेजरमेंट, अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे टूल और प्रोसीजर की हेल्प से हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र करते हैं सारी चीज़ें इसमें, मतलब इंस्ट्रूमेंट एरर वगैरह कुछ नहीं आती, बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें एक्यूरेटली हम मेज़र कर पाते हैं। देन रिलायबिलिटी और रिप्लिकेटी, इसका मतलब है कि कोई और अगर जिस कंडीशंस में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जिस कंडीशन में हम ये रिसर्च कर रहे हैं, अगर कोई और बंदा भी इसी कंडीशन में रिपीट करे इस रिसर्च को, तो उसको भी वही सारे रिजल्ट और फाइंडिंग्स मिलेंगे जो हमें मिली है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई और फाइंडिंग्स मिला और उसे कोई और मिल जाए, तो रिप्लिकेट और रिलायबिलिटी होगी। देन हम आ जाते हैं टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंट। देखो अब रिसर्च डिज़ाइन कितनी तरह की होती है, 3 तरह की यहाँ पे दे रखी है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ना, वहाँ जहाँ पे हमें बिल्कुल कुछ भी क्लियरिटी ना हो, कुछ भी क्लियरली डिफाइन नहीं होता, बहुत, और उसके जो रिसर्च पेपर वगैरह होती है वो बहुत ही कम होती है पहली, वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यहाँ एम होता है कि कुछ इनसाइट्स जो हैं वो लेना, मतलब कोई कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना, और यहाँ पे हम वेरिएबल, कॉन्सेप्ट और पॉसिबल कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ी फाइंडिंग्स हमारी नहीं होती, हम बस चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि कंपनी जैसे एक नए मार्केट में एंटर कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगी ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कस्टमर के एटीट्यूड को, कि कस्टमर का क्या एटीट्यूड है सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग, और उसके बाद ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है यहाँ पे एक स्टेप थोड़ी आगे है, यहाँ पे सिस्टमैटिकली किसी फिनोमिना को, पॉपुलेशन या सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी पॉपुलेशन या इवेंट को डिस्क्राइब करती है प्रॉपर कि क्या हुआ, मतलब ये व्हाट का आंसर हमें देती है, कि व्हाट का आंसर ये देती है कि क्या हुआ, और यहाँ पे ये सिस्टमैटिकली चीज़ों को समराइज करती है और डॉक्यूमेंट करती है कोई भी ट्रेंड, एसोसिएशन या फ्रीक्वेंसी का। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। एक रिटेल कंपनी है जिसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट किया ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि कितने परसेंटेज जो कस्टमर है वो नए लॉयल्टी प्रोग्राम से खुश हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ व्हाट पता चला कि कितने, किसी भी इवेंट को स्ट्रक्चरली डिफाइन कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया, यहाँ पे कुछ भी वाई का आंसर नहीं दिया गया है। देन आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन।
यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर तुम कह सकते हो कि वाई का दिया जाता है कि क्यों हुआ। मतलब यहाँ पे हम एक वेरिएबल्स को, यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो हम देख सके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए। यहाँ पे हम किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स देखते हैं वेरिएबल्स के बीच में कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमने टेस्ट किया कि ये जो 10% डिस्काउंट ऑफर है वो हमारा सेल इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा अगर हम एक ग्रुप को रेंडमली डिस्काउंट दे दें और दूसरे को ना दें। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे मैंने डिफरेंस पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, रोक के वीडियो देख लीजिएगा। देन अब पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, मीनिंग, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे इसे और डिटेल में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन हम तब यूज़ करते हैं जब रिसर्चर के पास पहले या तो बहुत थोड़ी सी या कोई नॉलेज नहीं होती है उस प्रॉब्लम के बारे में, और वो बस उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब ये बहुत ही फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। यहाँ पे बस यूज़र जो है, मतलब हमारा जो रिसर्चर है, वो इशू को पहली बार बस डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या है। यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं करी जा रही होती, ना ही कोई आइडिया या हाइपोथेसिस चेंज करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए कुछ किया जा रहा होता, नहीं। बस एक बात समझने के लिए, बहुत नॉर्मली एक बात समझने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अगर मुझे नए मार्केट में एंट्री करनी है, बिजनेस को फॉरेन मार्केट में एंट्री करनी है, तो उसने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी। या फिर एक नया बिल्कुल प्रोडक्ट डेवलप करना है, कि स्टार्टअप है, उसे नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उसने कुछ फीचर्स जो है अपने स्मार्ट होम डिवाइस के वो देखे। या फिर एक नया ब्रांड का हमारी ब्रांड के रिगार्डिंग लोगों का क्या परसेप्शन है, हमें ये देखना है, तो हम एक ओपन एंड सर्वे कर लेंगे, लोगों को जाके पूछेंगे कि हमारे ब्रांड के बारे में आपने सुना है, नहीं सुना है, ये सब। या फिर सोशल रिसर्च, मतलब सोशलिस्ट ने एक इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट किया ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और ट्रेंड जो है वो किस तरीके से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस चीज़ें समझने का एम था, कोई इतना हाइपोथेसिस वगैरह चेक करने का नहीं था। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्ट्रक्चर्ड और सेमी अनस्ट्रक्चर्ड, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब यहाँ क्वेश्चंस ओपन एंड इंटरव्यू वगैरह डिस्कशन किए जाते हैं, किसी फिक्स्ड क्वेश्चनर नहीं होता, बट नॉर्मली बस ओपन एंड क्वेश्चन पूछ ले जाता है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, सामने वाला बंदा खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्वालिटेटिव ओरिएंटेड होता है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा इसमें नहीं होता। ओपन एंड इंक्वायरी, कोई भी प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस नहीं होती, एक्सप्लोर कर दी जाती है बस कितनी क्या कैसे कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, तो इसलिए ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं। और ये बहुत ही फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स के साथ हम इसे कर रहे होते हैं ताकि हमें फोकस्ड और डीप इंसाइट्स मिल जाए। ज़्यादा हज़ारों की संख्या में ये नहीं कर रहे होते इस, क्योंकि फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स के साथ हो रहा होता है तो इसकी लो कॉस्ट होती है और जल्दी से ये कंप्लीट भी हो जाता है। और ये दूसरी रिसर्च के लिए फाउंडेशन का काम करता है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए, आगे रिसर्च के लिए फाउंडेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम जनरली ओपिनियन यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स का। जैसे अगर मैं नए मार्केट में जा रही हूँ, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ नए मार्केट में, तो मैं कंसल्ट करूँगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, या फिर पिछले ऐसे केसेस रिव्यू करूँगी ताकि मुझे चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, अब ये आता है कि कौन कौन से कॉमनली मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, पायलट ऑब्जर्वेशन, ये भी हम आगे अभी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देन इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये जनरलाइजेबल नहीं होता, ये हाइपोथेसिस या फिर किसी प्रिडिक्शन, ना तो कोई प्रिडिक्शन अजम्पशंस वगैरह बनाता है और ना ही किसी को टेस्ट करता है, और ये रिसर्चर बाइसनेस हो सकता है। मतलब प्रॉपर, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा तो होता नहीं है, तो पर्सनल बाइसनेस इसमें हो सकती है रिसर्चर की। ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन कैसे किस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है। अब देखते हैं क्या क्या मेथड हैं फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो पहला मेथड है हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पब्लिश बुक मटेरियल एकेडमिक जर्नल है उसको हम पढ़ रहे होते हैं, ताकि हम जो नॉलेज गैप है वो आइडेंटिफाई कर सके और चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। देन एक्सपर्ट इंटरव्यू, यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका जाके इन डेप्थ इंटरव्यू ले रहे होते हैं ताकि उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज से हम चीज़ें समझ सकें और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, फर्स्ट हैंड डेटा हम गेन कर सकें। देन फोकस अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हम 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स या लोगों को बैठाते हैं और उनके आइडियाज़ क्या हैं इस बारे में, उनकी राय क्या है, वो हम समझते हैं।
ठीक है। देन आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं और उसी की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ऑफ द फेल्ड ई कॉमर्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड व्हाट रॉन्ग, मतलब हमने एक कोई ई कॉमर्स बिजनेस ले लिया जो कि फेल हो गया था, अब हम उसी की सारी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें ताकि हम देख सके कि वो फेल हुआ क्यों। प्लॉट स्टडी। प्लॉट स्टडी में क्या होता है कि हम पहले छोटी या प्रिमिनरी स्टडी करते हैं ताकि हम बड़ी प्रोजेक्ट के लिए स्टडी कर सकें। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ना, या रिसर्च जो हमने डिज़ाइन की है, बस उसको टेस्ट करने के लिए हम एक छोटी सी स्टडी कर रहे होते हैं ताकि हम उसे बड़ी पे देख सकें। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, हमने एक सर्वे बनाया, हमने एक क्वेश्चनर बनाया था ताकि हम उसे वर्ल्ड वाइड सर्वे कर सकें। तो सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चनर बना के उससे 20 रिस्पॉन्स लिए, मतलब 20 लोगों को वो बांटा, फिर देखा कि वो क्वेश्चनर ठीक है या नहीं, ताकि मैं बाकी लोगों को बड़े एरिया पे वर्ल्ड वाइड उसे बांट सकूँ। देन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि हम ना जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल सेटिंग है, मैनिपुलेशन के बगैर वहाँ जाके चीज़ें डायरेक्टली देखते हैं और वहाँ पर बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एक रिसर्चर था, उसे शॉपर्स मूवमेंट पैटर्न देखना था सुपरमार्केट में, ताकि वो देख सके कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पल्स करती है बाइंग बिहेवियर को, मतलब कैसे लोग देखते हैं। जैसे कि आप अगर शॉपिंग में जाओगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ना जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट टॉय होते हैं वो हमेशा कैश काउंटर के पास होते हैं, ताकि जब आप पेमेंट कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई छोटा बच्चा हो, उसे बस एकदम से पसंद आ जाए छोटे भाई बहन को कि ये वाली गाड़ी चाहिए और वो ले ले। तो वो सारी पैटर्न्स को उसे पढ़ना था, तो उसने वो प्रॉपर वहाँ जाके देखा विदाउट एनी मैनिपुलेशन। जिन प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ना साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड होती है। इस टेक्निक में हम क्वेश्चंस बहुत ही घुमा के पूछते हैं ताकि अनकवर्ड थॉट्स, फीलिंग्स या मोटिवेशन जो है हमारे सामने आ सके। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने एक पूरा सेंटेंस लिख दिया, व्हेन आई सी एन एड विद सेलिब्रिटी आई फील डैश। अब ये डैश इंसान अपने हिसाब से भरेगा, तो मुझे अलग अलग लोगों के अलग अलग जो भी इमोशंस वगैरह हैं उनका पता चल जाएगा। अब क्या क्या स्टेप होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, वो हम देखने वाले हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करता है प्रॉब्लम को, कि कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर या डेटा है उसे अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं नॉलेज गेन सकूं। देन उसके बाद मुझे इनिशियली जो कुछ रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब ओपन एंड और फ्लेक्सिबल क्वेश्चन, ताकि मैं चीज़ें समझ सकूं, जैसे कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट द एम्प्लॉय मोटिवेशन इन अ स्टार्टअप। फिर मुझे एप्रोप्रिएट एक्सप्लोरेटरी मेथड, जो इतने सारे मेथड अभी हमने पढ़े हैं उनमें से कोई एक जो हमारी स्टडी के गोल को फुलफिल करे, ऐसा मेथड सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें डेटा कलेक्ट करना है और ये डेटा प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, और डिटेल में समझना है तो फर्स्ट यूनिट देख लो। देन हम उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे, की इनसाइट मतलब की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, कोई पैटर्न डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि कंक्लूजन ड्रॉ करना है, मतलब जो भी हमारा पूरा डेटा था ना उसको समराइज करना है, मतलब जो भी हमने की इनसाइट्स निकाले हैं और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली है उसे समराइज करने हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से। देन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस फॉर द फर्दर रिसर्च, और आगे की रिसर्च के लिए हम हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस बना लेते हैं कि कुछ अजम्पशंस हमने बना ली आगे की रिसर्च के लिए। एंड फाइनली हमने क्या किया, अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी उनकी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट द फाइंडिंग टू द स्टेक होल्डर या फिर डिसीजन मेकिंग। अब ये हम रिसर्च बैकग्राउंड, मेथड यूज की, इनसाइट क्या क्या किया, वो सब कुछ हम इस रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं कि हमने कैसे क्या किया। अब ये समरी टेबल दे रखी है, पूरा रोक के एक बार देख सकते हो और ये तुम्हारे लास्ट टाइम के रिवीजन में भी हेल्प करेगी। अब आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या है कि सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करती है किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या फिर पॉपुलेशन को। ये हमें आंसर करती है व्हाट के क्वेश्चन को, कि क्या हो रहा है, क्या पीपल सोच रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे कुछ हुआ है, ये सभी हमें बताती है। मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ये हमें करंट स्टेट का जो स्नैपशॉट है ना वो प्रोवाइड कर देती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ये मतलब फोकस करती है कि वो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करे जो भी फैक्ट या कैरेक्टरिस्टिक है, और मैन्युपुलेशन के बगैर, मतलब बाइसनेस बिल्कुल ना हो। स्ट्रक्चर डिज़ाइन ये यूज़ करती है सर्वे, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन, फॉर्मल टूल्स बिल्कुल स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। क्वान्टिटेटिव ओरिएंटेशन, यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, यहाँ पे स्टैटिकल टूल यूज़ किए जाते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे
कोई भी हाइपोथेसिस वगैरह या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट नहीं करी जा रही होती है, नहीं करी जा रही होती है, बस चीज़ें डिस्क्राइब करी जा रही होती हैं। देन लार्ज सैम्पल साइज, ये ऑफर ना मतलब जनरली ये ना हमने ऊपर पढ़ा था अभी ऊपर वाले में कि छोटे पैमाने पे देखा जाता है, बट यहाँ पे जनरली जो होता है ना वो बड़े पैमाने पे चीज़ें देखी जाती है, लार्ज रिप्रेजेंटेशन पे। और एक ये पर्टिकुलर टाइम का हमें स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा है वो सभी हमें डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि 2025 में यूथ के बीच में फैशन का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो दैट इज़ पर्टिकुलर एक ईयर में पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करना। ये स्टैटिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज, एवरेज, फ्रीक्वेंसी मेथड्स। अब क्या मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, वो पढ़ते हैं। पहला मेथड हमारा आता है सर्वे मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो प्री डिफाइंड ग्रुप है वहाँ पे जाके क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यू की हेल्प से डेटा कलेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं सर्वे मेथड। देन ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड वही है कि नेचुरल सेटिंग में विदाउट इंटरफेरेंस हम बस चीज़ें देखते रहते हैं कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज़ को देखना, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं एक पर्टिकुलर मंथ में कुछ चीज़ें देख रही हूँ, एक पर्टिकुलर ईयर में कोई चीज़ें देख रही हूँ। देन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। यहाँ पे क्या होता है कि हम ओवर अ टाइम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। अगर तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो पहली वीडियो जाके देखो, उसमें बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ पे क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब 10 साल में ओवर द टाइम कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। देन केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी एक सिंगल यूनिट को ले लेते हैं, दैट इज़ पर्सन, कंपनी, इवेंट, और उसको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब अ कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्ट उसी के। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, तो आ जाता है मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो यूज़ किया जाता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसे चेंज करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना उसे चेंज करते हैं ताकि हम देख सकें कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ा है। और ये सब एक कंट्रोल कंडीशन में होता है ताकि हम बाकी के वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख सकें। अब इसके की एलिमेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जिसको चेंज किया जाता है और जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज देखा जाता है। कंट्रोल ग्रुप, देखो अब इतने सारे वेरिएबल हैं, हम सिर्फ 2 वेरिएबल पढ़े रहे, तो बाकी के बहुत सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो हमने कांस्टेंट रखे होंगे, है ना, तो उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो वेरिएबल हम कांस्टेंट नहीं रख रहे होते, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देन पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। पहला आता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसके अंदर हम रेंडमली असाइनमेंट नहीं करते हैं और ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप होता है। ये 2 तरह का होता है, वन शॉट केस स्टडी और दूसरा वन ग्रुप प्री टेस्ट प्रोटेस्ट डिज़ाइन। वन शॉट केस स्टडी क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप होता है और उसको जो भी हमारी ट्रीटमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर की जाती है और फिर आउटकम देखा जाता है। जैसे कि एक कंपनी है, उसने नया ट्रेनिंग मॉड्यूल निकाला, तो उसने क्या किया, कुछ लोगों को कंपनी के वो नया ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर की। देन आता है नेक्स्ट वाला वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टेड डिज़ाइन। यहाँ पे सेम ग्रुप को टेस्ट किया जाता है ट्रेनिंग से पहले भी, मतलब ट्रीटमेंट से पहले भी, और ट्रीटमेंट के बाद भी, मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर करी बिफोर एंड आफ्टर द मोटिवेशन ट्रेनिंग। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसके अंदर क्या होता है कि रेंडमली असाइन किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और कंट्रोल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, एक नॉर्मल ग्रुप रखा जाता है। इसके अंदर पहला आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो कंट्रोल होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और फिर दोनों को देखा जाता है कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या रिजल्ट रहा। जैसे कि एक सेल्स टीम है, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक को नई सेल्स टेक्निक दे दी और दूसरे को नहीं दी, और फिर टेस्ट किया कि सेल परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर क्या रही। फिर पोस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, यहाँ पे ग्रुप को टेस्ट किया जाता है सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में ट्रीटमेंट से पहले भी था और ट्रीटमेंट के बाद भी था, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट किया जा रहा है। देन सॉल्वेंट 4 ग्रुप डिज़ाइन, यहाँ पे ऊपर वाली दोनों चीज़ों को कंबाइन करके प्री टेस्टिंग इफेक्ट रिजल्ट देखा जाता है। देन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सिमिलर होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट के, बट यहाँ पे रेंडम असाइनमेंट नहीं होता, मतलब सोच समझ के असाइनमेंट किया जाता है, रियल लाइफ सेटिंग में किया जाता है। जैसे कि नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ग्रुप को रेंडमली असाइन नहीं करा जाता बट कंपेयर्ड करा जाता है।
इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन जो है वो मल्टीपल पॉइंट पे की जाती है, बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट से पहले, बीच में, कई मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ी है चीज़ों की। ठीक है, इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखे हैं, लिमिटेशन और यहाँ पे समरी टेबल। इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। यूनिट थर्ड ऑफ बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। तो हमारा पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड स्केलिंग एंड रिसर्च। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब है कि हमारी रिसर्च में जितने भी ऑब्जेक्ट, इवेंट या पीपल थे, उनको कोई नंबर असाइन करना या कोई लेबल असाइन करना, ताकि हम उन्हें क्वांटिटेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। वहीं स्केलिंग का मतलब होता है कि एक पूरी रेंज डिसाइड कर देना जिसके बीच में वो जो ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से। अब देखो, इसका एग्जांपल है कि मान लो कस्टमर को पूछा गया कि आप कितने सेटिस्फाई हो, और उसको एक पूरी स्केल प्रोवाइड कर दी गई 1 से लेकर 5 तक। तो वो अपने हिसाब से वेरी सेटिस्फाई, वेरी डिससेटिस्फाइड टू वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इसके बीच में वो कहीं भी चूज कर लेगा 2, 3, 4, 5, तो इसे कहते हैं स्केलिंग। अब इनके बीच का रिलेशनशिप मैंने डिफाइन किया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गुड मेजरमेंट की? एक अच्छा मेजरमेंट वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि क्या मीज़र करना है वो ढंग से उस चीज़ को मीज़र करता है। रिलायबिलिटी मतलब जो भी रिजल्ट होता है ना वो ओवर द टाइम भी सेम रहता है, आज भी वही रहेगा, कल परसों भी रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब पर्सनल बाइसनेस इसमें बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल अपने इमोशंस को साइड रख के हम ये करते हैं। और सेंसिटिविटी मतलब कि जो स्मॉल डिफरेंस या चेंजेस है ना वो भी वो स्केलेबिलिटी देख पाती है, तो अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा होता है। और प्रैक्टिकलिबिलिटी मतलब ईजिली हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और कोस्ट इफेक्टिव वो होता है। देन आ जाते हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, ये हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक। देखो मेनली दो तरह की स्केलिंग टेक्निक है, एक है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल में क्या होता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कौन सा बेटर है। या फिर ये मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास दो चॉकलेट है, एक तो ये रही चॉकलेट, कहाँ है चॉकलेट, हाँ ये रही, एक चॉकलेट ये है और एक चॉकलेट ये है। चॉकलेट का साइज थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बोल दूं कि आप बताओ आपको कौन सी चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो आप एक को कह दोगे कि ये फर्स्ट नंबर पे, दूसरी नंबर पे, तो दैट इज द कंपैरेटिव स्केल। नॉन कंपैरेटिव स्केल ऊपर वाली का बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे सारी चीज़ों को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करा जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट। हम यहाँ पे स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे जो कि 4 तरह की है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड किया है, ये चार्ट आप पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में देखना, आपको तब समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं नॉमिनल स्केल। लोएस्ट लेवल की स्केल होती है। यहाँ पे हम बस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने दो कैटेगरी यहाँ पे बना दी, एक है मेल और फीमेल। अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें मैं बस इन दो कैटेगरी के अंदर डाल दूंगी, दैट इज मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे बस मैं कैटेगराइज कर रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं कि मेल की कितनी फ्रीक्वेंसी है और फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। देन आ जाती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि यहाँ पे हम रैंक करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। यहाँ जो इंटरवल होता है ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का जो इंटरवल है वो मीनिंगफुल तो नहीं होता, बट हाँ एक रैंक में चीज़ें होती है। जैसे कि समझो यहाँ पे मैंने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पूछा है, तो पहले वो कहेगा वेरी सेटिस्फाइड, फिर सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फेक्शन। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले डिससेटिस्फेक्शन कह दे, फिर वेरी सेटिस्फाइड कह दे, फिर न्यूट्रल कह दे। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, आप इस ऑर्डर में कर भी नहीं सकते। तो अगर आप किसी को रेटिंग भी करोगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, नहीं, एक ऑर्डर में आप रेटिंग करते हो कि 5 स्टार, 4 स्टार एक्सेट्रा। तो एक ऑर्डर इसमें रहता है। देन आता है हमारा तीसरा स्केल, इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है कि देखो पिछले वाले जो स्केल थी वहाँ पे जो डिफरेंस था वो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं था, बट यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो वैल्यू के बीच में मीनिंगफुल हो जाता है। और यहाँ पे लेकिन ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम देखते हैं, कैलेंडर की डेट देखते हैं, और इनको हम मीज़र करते हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस की हेल्प से, मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस की हेल्प से। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्केल, रेशो स्केल। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाली की जो सारी कंडीशन थी वो तो रहेंगी, इसके साथ ही यहाँ 2 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मैथमेटिक्स की फुल रेंज लेती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एज का, एज अगर 0 है तो इसका मतलब है कि एज नहीं है, अभी बच्चा बिल्कुल ही छोटा है। अगर इनकम 0 है तो मतलब इनकम नहीं है, तो यहाँ 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
अब पढ़ते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्टेड लाइटेक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्टेबल। ये नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है। अभी ऊपर पढ़ाया था ना कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव, तो ये नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है। चलो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। लाइकरेट स्केल, लाइकरेट स्केल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे साइकोमेट्रिक स्केल यूज़ की जाती है लेवल ऑफ अरेंजमेंट या डिसअरेंजमेंट दिखाने के लिए। जैसे कि टिपिकली ये स्केल जो होती है ना वो 5 से 7 पॉइंट की होती है और इसकी रेंज जो है वो स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के बीच में जाती है। इसका एग्जांपल समझो, जैसे कि मैंने कस्टमर को बोला कि आप ना मेरे को ये बताओ कि आप कितने सेटिस्फाई हो मेरी सर्विस से, और ये आपको 5 मैंने मतलब ये स्केल बना दी, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट। क्या? स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। अब इसके बीच में से वो कोई भी एक पॉइंट चुन सकता है और उससे हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर का कैसा फीडबैक है। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे, रोक के पढ़ लेना। देन आ जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पोंडेंट को पूछा जाता है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को रेट करे, और यहाँ पे बायपोलर एडजमेंट होता है। मतलब कि एक तरफ तो होगा बहुत ही बुरा, ठीक है, और एक तरफ होगा बिल्कुल अच्छा, मतलब उल्टा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये स्केल है और सबसे इंपॉर्टेंट ये 7 पॉइंट की स्केल होती है। ऊपर वाली 5 से 7 की होती है, ये 7 की होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये स्केल है तो यहाँ पे एक तरफ लिखा है पोलाइट, एक तरफ लिखा है रूड, मतलब अपोजिट बिल्कुल, और यहाँ पे 7 आपको पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताना है। यहाँ पे भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं, रोक के एक बार ही पढ़ लेना। स्टेबल स्केल क्या करता है कि यहाँ पे यूनिपोलर स्केल ही होती है, मतलब 2 पोल नहीं होते, एक ही पोल होता है बीच में, और उसके यहाँ पे इधर +5 तक चीज़ें जाती हैं, उधर -5 तक चीज़ें जाती हैं, और इधर +5 तक चीज़ें जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूछा कि मेरे स्टोर की क्लीननेस को रेट करो, तो एक ही पोलर है क्लीननेस, मतलब 0 पे, और +5 तक चीज़ें चली गई, -5 तक चीज़ें चली गई। ये होती है ये वाली स्केल। इसकी भी मैंने फीचर्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखा रखा है। इसके बाद कंपैरिजन टेबल है, आप देख सकते हैं। देन आ जाता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च। देखो, किसी भी रिसर्च की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी हम मेजरमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करें और कंसिस्टेंट मेज़र करें, और इसी एक्यूरेसी को हम कहते हैं वैलिडिटी और इसी कंसिस्टेंसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। अब इसे डिटेल में समझते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आज अगर मैंने कोई रिजल्ट मेज़र करा है तो वो रिजल्ट अगर सेम कंडीशन में कोई और मेज़र करे कुछ टाइम बाद तो भी वो कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे टेस्ट है। पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब सेम गिवन टेस्ट अगर सेम ग्रुप परफॉर्म करे डिफरेंट टाइम में तो वो सेम रिजल्ट देना चाहिए। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है डिफरेंट ऑब्जर्वर और रेटर के बीच में वो सेम होना चाहिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी, मतलब कि किस तरीके से आपने आइटम मेजर करा है वो टेस्ट सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, देन आता है हमारी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, मतलब जो 2 सिमिलर वर्जन है ना टेस्ट के वो इक्विवेलेंट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करें। देन हम पढ़ेंगे अब वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है, क्या था मतलब वैलिडिटी का, अभी तो बताया तो। अरे एक्यूरेसी, मतलब कि कितने एक्यूरेटली जो टूल्स हैं वो चीज़ें मेजर कर पा रहे हैं। इसमें हमारे टाइप ऑफ वैलिडिटी में आ जाता है कंटेंट वैलिडिटी, कि हमने जो भी कंटेंट मेजर किया है, जो भी हमने कंटेंट है वो पूरा कवर किया है या नहीं। कॉन्स्ट्रेंट वैलिडिटी, मतलब टूल जो है वो ट्रूली मेजर कर पा रहे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या नहीं। देन क्राइटेशन वैलिडिटी, कि कितने अच्छे से एक मेजर्स प्रिडिक्ट कर पा रहा है आउटकम दूसरे स्टैंडर्ड्स का। देन इसका रिलेशनशिप मैंने डिफाइन किया, आप यहाँ पे रोक के देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा। तो 2 तरह के हमारे पास डेटा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देखो, डेटा ना किसी भी रिसर्च की फाउंडेशन होती है। डेटा अच्छा नहीं है तो रिसर्च तो तुम्हारी खराब होनी ही है। अब पढ़ते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा, जो तुम खुद से जाके, मतलब रिसर्चर खुद से जाके वो डेटा कलेक्ट करता है, वो उसका खुद का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड डेटा होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये ओरिजिनल और फ्रेश होता है, कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है क्योंकि तुम खुद से जाके कलेक्ट करते हो। अब इसके कई सारे मेथड है, जैसे सर्वे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू आप ये डेटा कलेक्ट करते हो, या फिर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल या फील्ड ट्रायल के थ्रू आप ये डेटा कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि डेटा ऑलरेडी किसने कलेक्ट कर लिया है, वो पब्लिश कर दिया है, और वो पब्लिश डेटा आपने उठा लिया है। ठीक है, मतलब कलेक्टेड, प्रोसीड एंड पब्लिश्ड बाय समवन एल्स फॉर डिफरेंट पर्पस, लेकिन आपने वो अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर लिया है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑलरेडी अवेलेबल होता है, क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है,
ये परफेक्टली सूट तो नहीं करता आपके करंट ऑब्जेक्टिव से, इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हो। अब कहाँ से आता है? इंटरनल सोर्सेज से, जैसे कंपनी के एचआर रिकॉर्ड, आपका प्रीवियस रिसर्च। एक्सटर्नल सोर्स मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिश किया होता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे ब्लॉग, पोर्टल्स, सोशल मीडिया वेबसाइट से, लाइब्रेरी वगैरह से भी डेटा मिल जाता है, या फिर पब्लिश रिसर्च जर्नल से। अब कंपेरिजन टेबल है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, देख लेना। चीज़ें तो समझाई दी हैं, अब तो तुम ये चीज़ें पढ़ ही सकते हो। और देन पढ़ते हैं क्वेश्चनेयर डिज़ाइन। देखो, क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है कि एक पूरा फॉर्म होगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू योर रिसर्च, और वो तुम्हारे रिसर्च के लिए पूरा डेटा प्रोवाइड कर देंगे, तुम्हारे सर्वे के लिए पूरा डेटा प्रोवाइड कर देंगे। दैट इज द क्वेश्चनेयर। ठीक है। अब क्वेश्चनेयर डिजाइन का मतलब क्या होता है? पूरे क्वेश्चंस क्रिएट करना, मतलब क्वेश्चनेयर में पूरे क्वेश्चंस को क्रिएट करना ही क्वेश्चनेयर डिज़ाइन कहलाता है, ताकि ये तुम्हारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करे और तुम रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट कर सको। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, किस ऑर्डर में पूछना है और किस फॉर्मेट में पूछना है। ठीक है। अब क्या क्या स्टेप होते हैं क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करने के? पहले आपको ऑब्जेक्टिव देखना होता है, फिर टारगेट रिस्पॉन्डेंट मतलब किससे लेना, किसको पकड़ना है, मतलब किससे डेटा कलेक्ट करना है। फिर डेटा कलेक्ट करा जाता है, डेटा कलेक्शन मोड चूज किया जाता है कि कैसे कलेक्ट करना है। फिर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, जैसे भी क्वेश्चन लो। फिर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है एक लॉजिकल फ्लो में, कि पहले स्टार्ट करो इजी क्वेश्चन से, देन स्पेसिफिक, देन फाइनल सेंटिमेंटल, ऐसे रखा जाता है। और फिर उसके बाद एक बार क्वेश्चनेयर बन भी जाता है ना, तो उसे प्री टेस्ट किया जाता है, जैसे 20 to 30 स्टूडेंट्स में उसे टेस्ट किया जाता है कि ठीक है भी या नहीं, और फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम यूज़ करते हैं उसका मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्क्रिप्शन लगाया है, आप रुक के देख सकते हैं। एक गुड क्वेश्चनेयर की करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है ताकि आप इजिली समझ सको। कोई ऐसे जार्गन वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल समझना है, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते। रिलीवेंस रहता है, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्लियर रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं, और वो रिसर्च के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, और उसमें मतलब रिसर्च में हेल्प भी करते हैं। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट और कंसाइज क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल लंबी चौड़ी राम कथा नहीं होती, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा फिर तुम्हारा आंसर करने में। एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो रखे होते हैं, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन। फिर पहले शुरू करते हैं, जैसे स्पेसिफिक टॉपिक से, एक टॉपिक से शुरू किया और फिर आ गए हम जनरल क्वेश्चन पे, मतलब एक ऑर्डर में पूरा ये होगा। ठीक है। और नॉन बाइस्ड मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो बिल्कुल बाइस्ड हो, तुमने ऐसे अपने इमोशंस को यूज़ करके डाला हो। और यहाँ बैलेंस्ड ऑप्शन होते हैं, न्यूट्रल से लेके बिल्कुल एक्सट्रीम चॉइस तक, और एथिक्स का ध्यान रखा जाता है कि एथिकल प्रैक्टिस है या नहीं, आप किसी की चीज़ें हैम्पर तो नहीं कर रहे। देन यहाँ पे मैंने ऑनलाइन टूल्स जो होते हैं क्वेश्चनर डिज़ाइन के वो लगाए हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म हो गया, सर्वे मंकी, टाइप फॉर्म, क्वालिटेटिव, ये सारे टूल्स होते हैं, और इनके एडवांटेज के यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। फिर एक पूरा एग्जाम्पल भी अटैच किया है ताकि आप समझ सको कि क्वेश्चनर्स का पूरी चीज़ें क्या होती है। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। देखो, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास टाइम कम है, हम पूरे की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अपनी रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा, इतनी बड़ी डेटा में से एक छोटा सा सैंपल निकाल लेते हैं और उस पर अपनी रिसर्च कर देते हैं। इसे ही कहते हैं सैंपल। ये सैंपल सेलेक्ट करा जाता है दो टेक्निक की हेल्प से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप इसे पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि कोई इंसान के सेलेक्ट होने की चांसेस हमें पहले से पता होती है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि मैंने 100 स्टूडेंट है, उसमें से मुझे 10 सेलेक्ट करना है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, कितनी हुई, 10% प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यहाँ हमें पहले से पता होता है कि किसी के चांसेस कितने हैं। अब इसके बिना टाइप हैं प्रोबेबिलिटी के। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि सबके सेलेक्ट होने की ना इक्वल चांसेस रहते हैं कि कोई भी सिलेक्ट होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक बंदा सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में से मैंने कहा कि लाइन में सब खड़े हो जाओ, और फिर मैंने कहा कि हर 10वें बंदे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सिस्टमैटिकली फिक्स्ड इंटरवल के बाद मैंने लोगों को सेलेक्ट लिया। फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, यहाँ क्या होता है कि हम सब ग्रुप क्रिएट कर देते हैं करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, जैसे जेंडर या एज के बेसिस पे, और वहाँ से फिर रेंडमली सैम्पल्स को ले लेते हैं। ठीक है। जैसे रेंडमली मैंने 50 मेल और 50 फीमेल जो है वो हेल्दी सर्वे के लिए सेलेक्ट कर ली। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फ्यू क्लस्टर्स को फिर सेलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि रेंडमली मैंने 5 स्कूल चूज़ कर लिए, 100 स्कूल्स में थे, और वहाँ पे हम स्टूडेंट्स का अब सर्वे करेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है ये मैंने दे रखे है, पढ़ लेना। फिर आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। यहाँ पे ना पहले से पता नहीं होता कि किसी के सेलेक्ट होने की चांसेस कितने, नहीं पता होता भाई। यहाँ पे अब क्या क्या आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? पहले आता है
है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब जितने ईजिली हमें पार्टिसिपेंट मिल गए बस उसे ले लिया। मान लो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि 12th वाले स्टूडेंट्स का पेपर कैसा आया था फिजिक्स का, तो अब मैं 12th वाले स्टूडेंट को कैसे करूँगी, जो भी मेरे घर के पास रह रहे हैं उन्हें उठा लिया मैंने और उनसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। तो कन्वीनियंस के हिसाब से देख लिया जाता है। फिर जजमेंट पर्पस, मतलब मैं अपनी मर्जी से देख लूँ कि भाई कौन सा बंदा मुझे अच्छा लग रहा है अपने सैंपल के लिए और मैंने ले लिया, तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी हुई। स्नो बॉल सैम्पलिंग, यहाँ क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी 2-3 बच्चे सेलेक्ट कर लिए थे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के लिए, बट मेरे को 3 बच्चों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड का रेफरेंस दे दिया और मैंने उनके फ्रेंड को ही अपने सैंपल के लिए यूज़ कर लिया। तो मतलब रेफरेंस दे दिया जाता है। कोटा सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि सारे ग्रुप का स्पेसिफिक कोटा रहता है। अब मेरे को ना सैंपल देखना है, तो मैंने सोचा कि इतने सारे बच्चे हैं तो मैं इक्वल गर्ल्स रखूँगी, इक्वल बॉयज़ रखूँगी, मतलब सबको अपने उसमें इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो मैंने 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं, बट इसमें सबकी इक्वल चांस नहीं है, बस रेंडमली कोई भी 2 लड़कियां मैंने उठा ली, 2 लड़के उठा ले, ताकि जेंडर इक्वालिटी मेरे सैंपल में रहे। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, कंपैरिजन टेबल एक्सप्लेन कर दिया, और इसी के साथ आपका ये यूनिट भी खत्म होता है। यूनिट 4 ऑफ द रिसर्च मैथडोलॉजी टॉपिक है डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग इन रिसर्च। देखो, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि पूरा हो, और जो रियल वर्ल्ड में डेटा होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनकम्प्लीट होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है, उसमें बहुत सारी एरर होती हैं। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं और प्रिपेयर करना ज़रूरी रहता है, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकाल पाए। अब मीनिंग क्या होता है डेटा प्रिपरेशन? डेटा प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है, रॉ डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरिंग वे में लगाते हैं। अब इसके स्टेप क्या है कि इसमें हम एडिटिंग करते हैं, मतलब जो भी इनकम्प्लीटनेस, एक्यूरेसी और इनकन्सिस्टेंसी होती है वो देखते हैं। फिर कोडिंग, कोडिंग का मतलब होता है कि एक सीरियल ऑर्डर में इस चीज़ को लगाया जाता है। डेटा एंट्री, फिर इसको ये पूरा जो डेटा है उसको किसी भी एक्सेल, एसपीए, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हैं। फिर क्लासीफाई, फिर इस डेटा को उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डिफरेंट कैटेगरी में बांट देते हैं और लास्ट में उसको टेबुलाइज फॉर्म में लगा देते हैं, मतलब टेबल की फॉर्म में समराइज कर देते हैं। अब देखते हैं डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है। क्लीनिंग का मतलब है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसकी मिसिंग वैल्यू को हटाना, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना और इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग को हटाना। तो जनरली क्या होता है कि या तो डेटा में मिसिंग डेटा होता है, मतलब कुछ ब्लैंक सर्वे आ जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, मान लो आपका डेटा है मार्क्स का, अब इस मार्क्स के डेटा के अंदर आपके पास सारे मार्क्स जनरली 10, 15, 20 के बीच में, लेकिन एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ही 1 आ गया, 1 नंबर है उसका, तो ये आउटलायर है, क्योंकि ये नॉर्मल जो मार्क्स हैं उनसे बिल्कुल ही अलग पहुंच गया। तो ये क्या करता है, जो आपकी जो सेंट्रल मेजर टेंडेंसी है जैसे मीन मीडियन, उनको खराब कर देता है, तो इसलिए इसे भी हटाना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, जैसे जनरली एक अदर में एम लिखा है कैपिटल, बाकी में मेल लिखा है, तो वो क्या होगा, अलग अलग रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब टेक्निक्स क्या होती है इसे क्लीन करने की, तो मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने का क्या टेक्निक होता है, ये सब दे रखा है, एक बारी पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉर्मल सा है, कुछ खास इसमें है नहीं। अब टूल्स क्या हैं, तो वेरियस टूल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पाइथन, टैबुले, गूगल शीट वगैरह हम यूज़ करते हैं। और डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे डेटा की क्वालिटी इंप्रूव होती है और एक्यूरेसी बढ़ती है, जो भी बाइसनेस या एरर होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है, ये रिलायबिलिटी जो है एनालाइज की वो बढ़ाता है और मिसलीडिंग कंक्लूजन निकालने से बचाता है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी ये इंश्योर करता है। देन मैंने पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लगाया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा हमने किया है, अब उसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट्स के थ्रू, हम क्या करते हैं चार्ट्स के थ्रू या फिर अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि सामने वाला इंसान जो नंबर्स देख के परेशान ना हो और बस एकदम चार्ट देखे और उसे मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम विजुअल टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट, ग्राफ, डायग्राम्स रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल या कैटेगरियल डेटा को। और ये स्पेशली हेल्पफुल होता है जब हमारा डेटा बहुत बड़ा हो, हमें कोई कंपैरिजन करना हो, या एक नॉन टेक्निकल ऑडियंस को जिसे पता ही ना चीज़ें उसे अपना डेटा प्रेजेंट करना हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि इजी टू अंडरस्टैंड करना है, जो भी पैटर्न, रिलेशनशिप या ट्रेंड है वो जब हम प्लॉट करते हैं ना, वो आराम से हमें ट्रेंड वगैरह सब पता चल जाता है और हमारे सब एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में सपोर्ट मिलती है। देन टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पहला है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है कि कभी तुमने ऐसे देखा है कि ऐसे चार्ट बना होता है, ये बार चार्ट होता है। ये क्या करता है, कैटेगरियल डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है।
ये कैटेगरियल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर इन अ डिफरेंट ग्रुप। देन आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है, वो परसेंटेज या प्रोपोर्शन शो करता है डिफरेंट कैटेगरी की, मतलब एक पूरा ऐसे सर्कल होगा और जिसका जितना परसेंट है उस हिसाब से उसे पोर्शन अलॉट कर दिया जाएगा, जैसे 20%, 50%। ये होता है हमारा पाई चार्ट। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस डेटा की दिखाता है। एडजेसेंट बार में कोई स्पेस नहीं होता, जैसे बार चार्ट के अंदर जो बार्स थे उनके बीच में स्पेस था ना, इसमें स्पेस नहीं होता, प्रॉपर ऐसे होता है। तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ तो पता ही है, ये डेटा ये शो करता है जो भी ट्रेंड होता है ओवर अ टाइम। लाइन ग्राफ कैसे होता है, ये हमारा और ये लाइन जा रही है, ये अब इसमें क्या है कि ये दिखा रहा है कि इस वाले ईयर में जो था वो हमारा नीचे गया था फिर बढ़ा था, तो ये ट्रेंड दिखाता है ओवर अ टाइम। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ये बिंदे बिंदे से होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। और ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हमें डिफाइन करते हैं। देन एरिया चार्ट, एरिया चार्ट लाइन जैसा ही तो होता है, लेकिन लाइन में क्या हम करते हैं कि लाइन को देखते हैं, बट एरिया चार्ट में हम लाइन के नीचे का जो एरिया है ना उसको देखते हैं। देन बॉक्स प्लॉट या फिर विस्किया प्लॉट, इसके अंदर क्या होता है कि ये हमें दिखाता है मीन, क्वार्टाइल या आउटलायर्स को। ये जनरली ऐसे शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का ये होता है और यहाँ पे ये ऐसे करके बना होता है। ठीक है, आप इसे सर्च भी कर सकते हो। और ये मीडियन, मीड, क्वार्टाइल, आउटलायर्स डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। पिक्टोग्राफिक क्या होता है कि हम सिंबल या इमेज की हेल्प से कोई भी डेटा क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, एडवांटेज हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, डेटा को सिंप्लीफाई करता है, क्विक रिप्रेजेंटेशन करता है, विजुअल अपीलिंग, देख के एकदम से जो हमारे ऑडियंस है वो इंगेज फील करते हैं, कंपैरिजन में इजी रहता है और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस क्या है कि कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई कर देता है डेटा, विजुअल जो है मिसलीडिंग कर देते हैं और किसी किसी डेटा टाइप के लिए तो रिप्रेजेंटेशन सुटेबल भी नहीं होता। अभी टूल्स क्या है, वही सेम जो पहले वाले टूल्स थे वही इसमें है, एग्जाम्पल दे रखा है। देन आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा को क्लासेस में लगाना, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में लगाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर उस क्लास को समराइज करना हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेट कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारा जो रॉ डेटा है ना उसे फॉर्मेट में लगाना, ताकि कितनी बार कोई डेटा, कितनी बार कोई चीज़ उस ग्रुप में आई है, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट कर सके। कंपोनेंट क्या होता है इसके, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब रेंज, जैसे 10 से 0 से 10, 11 to 20, ये होता है रेंज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हर एक रेंज में, जैसे 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो ऑब्जर्वेशंस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल रनिंग फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ द रनिंग फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब परसेंटेज ऑफ द ईच क्लास। यहाँ पे एग्जांपल देख के मैंने यहाँ पे तुम्हें शो भी कर दिया। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है कि ये पैटर्न और आउटलायर को मतलब अलग बताता है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और इससे हम बार चार्ट और हिस्टोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। ये फैसिलिटेट करता है कि हम ग्रुप कर सके डेटा एनालाइज को। देन आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि ये स्टैटिकल टेक्निक है जहाँ पे हम जो भी हमने डेटा लिया है उसको समराइज कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं रॉ डेटा को। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट इज अ कंटेंट्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इनटू मैनेजेबल फॉर्म टू द सेंट्रल टेंडेंसी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट भी कई तरह का होता है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। सेंट्रल टेंडेंसी में आता है हमारा मीन, मीडियन, मोड। मीन का मतलब क्या होता है कि टोटल स्कोर ले लिया हमने और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्कोर से, मतलब टोटल जो भी हुआ उसको डिवाइड कर दिया नंबर से। मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल की वैल्यू। हम ना अपने डेटा को एक ऑर्डर में लगाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बीच की वैल्यू को देख लें। मोड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, मतलब जैसे बच्चों के मार्क्स हैं तो मान लो 10 मार्क्स सबसे ज़्यादा बच्चों के आए, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। देन आता है मीजर ऑफ डिस्पर्जन। मीजर ऑफ डिस्पर्जन देखता है कि डेटा कितने तरीके से फैला हुआ है। जैसे कि मैंने मार्क्स का ही डेटा ले लिया, कुछ बच्चों के 10 है, 15 है, 2 है, 1 है, 3 है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमें ये बताएगा कि किस तरीके से डेटा ये फैला हुआ है। जैसे अब मेजॉरिटी स्टूडेंट के 10 से 15 है, लेकिन कुछ के 3 और 2 हैं, तो ये जो चीज़ें हैं 3, 2 ऐसे करके डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमें शो कर देगा। रेंज क्या होती है, रेंज पहला होता है इसमें रेंज, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसके डिफरेंस को रेंज कहते हैं। वेरिएंस जो है वो स्क्वायर डेविएशन का एवरेज होता है। अब देखो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत ही डीप में जाके मैं आपको नहीं समझा सकती, बिकॉज ये बिल्कुल स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है, और अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हो तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, बिकॉज आपने बिजनेस एनालिटिक्स में भी ये पढ़ाई है और फिर बिजनेस स्टैट्स भी आपने पढ़ाई है।
फिर मीजर ऑफ शेप, दो तरह की शेप होती है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। देखो ऐसे करके हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टेल आ रही है ये चीज़, ये होती है हमारी स्क्यूनेस, और ये जो ये टॉप में कितने ऊपर तक ये जा रहा है ये होती है कर्टोसिस। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डेटा को समराइज करता है, एनालाइज करने में डेटा को हेल्प करता है, और विजुअलाइजेशन को और अच्छा करता है, और आउटलायर और एरर को डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल सिनेरियो यहाँ पर अटैच किया है ताकि आप देख के समझ सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होती है, वो अजम्पशंस जो हमने बनाई है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड अजम्पशंस वो हाइपोथेसिस होती है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उस स्ट्रक्चर्ड अजम्पशन को टेस्ट करना और देखना कि वो सही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जैसे नल हाइपोथेसिस होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने बना ली, फिर हम इन्हें टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टेप क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट लेवल चूज करते हैं, देन अप्रोप्रिएट टेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं, हम अप्रोप्रिएट टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से, और कैलकुलेट करते हैं स्टैटिकल टेस्ट, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें ये रखना है, मतलब रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। देन अब आ जाता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग पैरामीटर्स। हम ये सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, एक होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो सर्टेन अजम्पशंस को मीट कर जाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो अजम्पशंस को मीट नहीं करते। चलो तो अब पढ़ते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं जो अजम्पशंस को मीट कर जाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ना अज्यूम करते हैं, ये पैरामीट्रिक टेस्ट अज्यूम करते हैं कि जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और उसे हम मीज़र कर सकते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल के हिसाब से। इसका पहला टेस्ट आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है सैम्पलिंग मीन को टू द पॉपुलेशन मीन, मतलब पूरे सैंपल का जो मीन है ना, पूरे सैंपल का जो मीन है वो निकाल लिया, और फिर इंडिविजुअल मीन से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, ओके। इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। अब आ जाता है टी टेस्ट। टी टेस्ट तब यूज़ होता है जब सैंपल साइज 30 हो या 30 से छोटा हो, और ये पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो अननोन हो, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन वेरी कर रही है वो हमें पता ही ना हो, तब हम ये यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। और इसके दो तरह हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट और द पेयर टेस्ट, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस मैंने देख रखा है, देखो 30 से बड़ा 30 से छोटा वेरिएंस होता है नहीं होता है, रोक के एक बार ही पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कुछ अजम्पशन को मीट नहीं करते, और ये ऑफन यूज़ किए जाते हैं ऑर्डिनल, नॉमिनल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को मेजर करने के लिए। अगर आपको ये जानना है कि ऑर्डिनल, नॉर्मल, नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्या होता है, तो पिछली यूनिट की वीडियो देख लो, उसमें ये यही सब था और यही सब डिस्क्राइब किया है। इसके अंदर हम आ जाता है ची स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंस और आइसोसिएशन देखता है कि दो कैटेगरियल वेरिएबल कितने ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए भी कि गुडनेस टू फिट है या नहीं, मतलब जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ चीयर टेस्ट, पहला हमारा चीयर टेस्ट आता है चीयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे ये देखा जाता है जो कि दो कैटेगरियल वेरिएबल रिलेटेड है या नहीं, कि क्या जेंडर रिलेटेड है परचेस प्रीफरेंस से। एग्जाम्पल इसका चिया स्क्वायर गुडनेस फिट टेस्ट, ये देखता है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व किया है वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम को मीट कर रहा है या नहीं। जैसे कि डू प्रोडक्ट सेल्स फॉलो अ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, की नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो लिया है सेल्स उसी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके अजम्पशंस क्या है कि ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से बिल्कुल भी एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, सैम्पल साइज बिल्कुल ठीक है, और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है हर एक सेल में वो एटलीस्ट 5 है। अब कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, आप इसे पढ़ते हैं। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट था ये भी कंप्लीट होता है, जिसका यूनिट नंबर 5। तो ठीक है, अब हम तो पहले आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट इन अ बिजनेस रिसर्च। देखो रिपोर्ट क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई हमने चीज़ फाइंड की है या हम किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो सब ये कंटेन करता है, और ये इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं। इसका मेन एम होता है कि ऑडियंस को मतलब चीज़ें हम इंफॉर्मेशन जो है जिसके लिए भी हमने रिसर्च किया उस तक पहुंचा सके। यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। सबसे पहले हम रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन देखते हैं फॉर्मेलिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट स्ट्रक्चर्ड होती है जिसमें प्रॉपर सेक्शंस होते हैं, जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, मैथोडोलॉजी और रिजल्ट, और ये अकेडमिक रिसर्च या ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल जैसे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। दूसरी आती है नॉन इनफॉर्मल।
इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती है, सिंपल कैजुअल फॉर्मेट इनका होता है, जैसे मेमोज, ईमेल या शॉर्ट समरी वगैरह लिख दी होती है, और ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे सेम ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को दिया जा रहा हो, ठीक है। देन हम देखते हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो पहली है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे हम कोई फैक्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनालाइजिंग और रिकमेंडेशन, मतलब प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स वगैरह, ठीक है। ये फोकस करती है प्रेजेंट करने के लिए क्लियर डेटा, मतलब जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेटा क्लियर होना चाहिए। जैसे सेल्स रिपोर्ट दे दी, अटेंडेंस रिपोर्ट दे दी। अब सेल्स रिपोर्ट या अटेंडेंस रिपोर्ट में हमने कोई रिसर्च थोड़ी किया है, हमने बस जो भी डेटा था सेल्स का वो उठा के दे दिया। देन आती है एनालिटिक रिपोर्ट। यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन निकाल के उसका या कंक्लूजन निकाल के उस रिपोर्ट को बना के देते हैं। जनरली जैसे मार्केट रिसर्च रिपोर्ट या सॉर्ट एनालिसिस कर लिया। देन रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या है, जो साइंटिफिक या बिजनेस रिसर्च हमने करी है उसके रिजल्ट हम इसमें लिखते हैं, और इसका सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड, फाइंडिंग, कंक्लूजन, या अकेडमिक थीसिस या कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी जैसे हमने किया उसके लिए होती है। देन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कितनी बार बनी है, तो पहला है पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पे बनती रहती है, जैसे मंथली, वीकली या क्वार्टरली बन गई है, और इसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। देन आता है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक बार प्रिपेयर होती है किसी स्पेसिफिक इवेंट या इशू में, इसका कोई रूटीन नहीं होता, इसका यूनिक पर्पस कोई होता है। जैसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब एक बार कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी एक ही रिपोर्ट तो बनेगी ना, ये थोड़ी डेली तुम उसकी रिपोर्ट बनाने भेज जाओ, है ना। फिर आता है बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पे। सबसे पहला इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है और एक कॉन्फिडेंशियल होती है और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक भी होती है, जैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको पब्लिकली तो दिखा नहीं देंगे वो लोग, तो ये कॉन्फिडेंशियल होती है। देन एक्सटर्नल रिपोर्ट, ये प्रिपेयर की जाती है ऑडियंस के लिए ही, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ज़्यादा फॉर्मल और डिटेल होती है, जैसे एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स की, या रिसर्च रिपोर्ट टू क्लाइंट। अब की एग्जाम्पल वर्सेस रिपोर्ट टाइप मैंने पूरा यहाँ समरी दे रखी है, एक बार रोक के पढ़ लेना, ये रिविजन के लिए भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं हम फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट हमने बनाई, अच्छे से लिखी, वही ज़रूरी नहीं है, बट उसको अच्छे से प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है, और कैसे प्रेजेंट होगी वो भी ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट रहता है, तो एक स्टैंडर्ड रिसर्च या बिजनेस रिपोर्ट जो है वो जनरली स्ट्रक्चर्ड उसका फॉर्मेट होता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होता है। पहले होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज के अंदर रिपोर्ट का टाइटल, एकेडमिक मतलब जिसने रिसर्च किया, इंस्टीट्यूशन या डेट लिखा होता है। देन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है कि ये सारा वर्क जो है वो ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किया है। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, सपोर्ट किया है, उन्हें थैंक यू बोला जाता है। देन एब्स्ट्रैक्ट या समरी। यहाँ पे ब्रीफ समरी दी जाती है रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, जैसे कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेथड, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन वगैरह। फिर टेबल ऑफ कंटेंट। हम ना पेज नंबर के हिसाब से सारा लिख के देते हैं कि इस पेज पे हमने ये लिखा है, इतने पेज से इतने पेज तक हमने ये सेक्शन कवर किया है। देन मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब पर्पस, बैकग्राउंड या स्कोप क्या है स्टडी का। देन लिटरेचर रिव्यू, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा है इस रिसर्च के लिए। देन मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी मतलब कैसे हमने डेटा कलेक्ट करा, एनालाइज करने के मेथड क्या थे। देन डेटा एनालाइज रिजल्ट, यहाँ पे हम अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं, चार्ट टेबल की फॉर्म में स्टैट की हेल्प से हम फाइंडिंग्स लिखते हैं कि क्या क्या हमने फाइंड किया। देन डिस्कशन, यहाँ हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, मतलब जो हमारी फाइंडिंग आई है उनको इंटरप्रेट करके बताते हैं या उन्हें हाइपोथेसिस से लिंक करते हैं। देन कंक्लूजन, अब हम समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं या क्या क्या लिमिटेशंस रह गए हैं वो बता रहे हैं। देन बैक मैटर। बैक मैटर में क्या लिखते हैं हम, रेफरेंस, जितनी भी सोर्स हमने यूज़ की हैं, जो या भी साइटेशन में यूज़ किया है वो सब लिख देते हैं, और सप्लीमेंट्री मटेरियल भी लगा देते हैं। देन प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, अगर जब हम प्रोफेशनली प्रेजेंट कर रहे होते हैं रिपोर्ट को, तो उसमें क्लियर स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट होता है, मतलब सेम फॉन्ट, लाइन, स्पेस वगैरह सब सेम रहता है। हम विजुअल टूल्स का यूज़ करते हैं और एक लॉजिकल फ्लो में ये होती है, ठीक है। देन एक आते हैं हमारा रेफरेंस इन रिपोर्टिंग। रेफरेंसिंग क्या होती है, रेफरेंसिंग का मतलब है कि हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं सोर्स को, मतलब कहाँ से हमने वो डेटा कलेक्ट किया है वो हम दे रहे हैं। अब देखो क्या है, अगर मैंने रिसर्च की है तो मैंने कहीं से वो लाइन पढ़ी है, तो मैं किसी और का अगर डेटा अपने रिपोर्ट में यूज़ कर रही हूँ तो वो तो प्लेगरिज्म हो जाएगा। अब इस प्लेगरिज्म को हटाने के लिए रेफरेंसिंग का यूज़ किया जाता है, कि जहाँ से भी मैंने वो डेटा लिया है ना, मैं उसकी सोर्स का बता दूंगी कि मैंने यहाँ से लिया है। जैसे ये इंश्योर करते हैं कि आप अकेडमिकली ऑनेस्ट हो, क्रेडिबिलिटी और प्लेगरिज्म को अवॉइड किया जाता है। कॉमन स्टाइल क्या है इसके रेफरेंसिंग है, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन।
इसमें क्या होता है, ये जनरली सोशल साइंस या बिजनेस या साइकोलॉजी में यूज़ होता है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन दी जाती है ना, उसमें ऑथर का नाम और ईयर लिखा जाता है और लास्ट में लिस्ट में पूरा नाम लिखा जाता है। जैसे बुक के अंदर अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं पहले क्या लिखूंगी, ऑथर का नाम लिख दिया और ईयर 2016, और लास्ट में फिर जब मैं लिख रही हूँ तो पूरा मैंने जर्नल आर्टिकल सब कुछ बता दिया उसका। देन शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, यहाँ ये हिस्ट्री ह्यूमैनिटी बिजनेस में यूज़ किया जाता है। इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, नोट एंड बिब्लियोग्राफी और ऑथर डेट। नोट एंड बिब्लियोग्राफी अलग होता है, ऑथर डेट अलग होता है। और यहाँ पे फुट नोट स्टाइल यूज़ किया जाता है, जैसे फ्लिप कॉटन मार्केटिंग, पूरा नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे एडिशंस लिख दिया। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि फ्लिप कॉटन एडिशन ये लिख दिया, बट 15 एडिशन के बाद यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, ये डिफरेंसेस होता है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, बट अलग अलग स्टाइल ये है। एमएलए मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये लिटरेचर और ह्यूमैनिटी में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो है वो ऑथर का नाम और पेज लिख दिया जाता है, जैसे क्लॉटर ऑथर का नाम और पेज नंबर लिख दिया। देन आता है हार्वर्ड स्टाइल। हार्वर्ड स्टाइल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे डिसिप्लिन में यूज़ होता है। यहाँ पे ऑथर का नाम और ईयर लिखा जाता है। देन सॉफ्टवेयर टूल फॉर रेफरेंसिंग कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, रोक के पढ़ लेना। देन आ जाता है एथिक्स इन अ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च में भी आपको कुछ एथिकल और मोरल प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है। अगर जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पेक्ट के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो, उसमें फेयर, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टवर्दी चीज़ें होनी है। देखो पूरी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है प्रॉपर, इसे याद करके चले जाना, यही लिख कर आ जाना। अब आ जाता है कि मीनिंग क्या है एथिक्स का रिसर्च के अंदर। रिसर्च जो है वो डील करती है कि रिसर्च एथिक का मतलब है कि आप जो भी पार्टिसिपेंट्स उस हैं आपकी रिसर्च में, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी रखना, कोई भी हार्म या बाइसनेस नहीं हो रहा है, और लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। की प्रिंसिपल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ना बहुत अच्छे से शॉर्ट में दे दिया ताकि ज़्यादा तुम्हें इतना पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, बट लिख के आ जाओगे पेपर में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो फुल्ली अवेयर होने चाहिए कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आपके स्टडी का पर्पस क्या है, और वो वॉलेंट्रीली आपके साथ आने चाहिए। मतलब खुद की मर्जी से आपने जोर जबरदस्ती नहीं की है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन मतलब कि आपने फोर्स नहीं किया, पर्सन खुद से आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी आइडेंटिटी को और उसके रिस्पॉन्स को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को बताना नहीं है कि ये किसका रिस्पॉन्स था। देन एन्यूमिनिटी, इसका मतलब ये है कि जो पर्सनल आइडेंटिटी है किसी भी पार्टिसिपेंट्स की, पर्सनल आइडेंटिटी को आप हटा दोगे ताकि बाद में उसको कोई भी मतलब प्राइवेसी उसकी लीक ना हो। नो हार्म टू द पार्टिसिपेशन, कोई भी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल हार्म नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्डेंट को, कि आपकी स्टडी में जिसने भी हेल्प की है उसे कोई भी फिजिकल, सोशल हार्म नहीं होना चाहिए। देन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आपकी रिसर्च जो है वो सही डेटा पे होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स डेटा पे नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपने रिसर्च के अंदर बिल्कुल भी वाइजनेस नहीं रखी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करा है, और सबको इक्वली जज करके रिपोर्ट बनाई है। प्रॉपर डेटा हैंडलिंग, आपने सिक्योर कलेक्शन, स्टोरेज और यूज़ किया है डेटा को। मतलब जो भी डेटा आपने यूज़ किया है ना, उन जैसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप ऑफकोर्स आप किसी के प्राइवेसी के थ्रू ही तो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उनकी प्राइवेसी को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, सारे लॉस भी फॉलो करें। एथिक्स इन अ बिजनेस रिसर्च, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, आप देख सकते हो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिसर्चर की, कि वो एथिकल क्लियरेंस जो है वो ले रिलीवेंट अथॉरिटी से, और जो फंडिंग सोर्स है, कहाँ से उसे पैसा मिला है वो भी डिस्क्लोज करे, एक्यूरेट और ट्रूथफुल फाइंडिंग जो रिपोर्ट में बताए, सारे कल्चर और सोशल नॉर्म का भी रिस्पेक्ट करे, और जो और इंश्योर करे कि ये जो रिसर्च है वो बेनिफिशियल है लोगों के लिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही है, किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठा रही है। ठीक है, अब एथिकल कमेटी और गाइडलाइंस है कुछ, जैसे आईसीएमआर गाइडलाइन है, बिलॉटमेंट, और ये सारी जीडीपीआर गाइडलाइंस वगैरह हैं। अगर आपको ये एक्स्ट्रा है सब कुछ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 6 पॉइंट से एक्स्ट्रा, अगर आपको याद रहते तो बहुत बढ़िया, नहीं रहते तो कोई बात नहीं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की बिजनेस रिसर्च में, कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स, क्लाइंट वगैरह है वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। इंश्योर द क्रेडिबिलिटी मतलब लोग जो है विश्वास करेंगे कि ये रिपोर्ट वैलिड है, इसको इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, कोई लीगल इशू आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने सारे लॉ और स्टैंडर्ड फॉलो किए। सपोर्ट द रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, जो एथिकल फाइंडिंग है ना वो एथिकल एक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस रिसर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व करेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपका ये एम होना चाहिए कि आप सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाओ। इसी के साथ आपकी 5th यूनिट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।